आइए गायत्री महामंत्र से आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में या ध्यान मुद्रा में, आंखें आहिस्ता से बंद। एक बार गहरी लंबी श्वास भरते हुए सविता देवता का ध्यान करते हुए आइए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाई जी को मेरा प्रणाम, सादर चिन्ह स्पर्श। आप सभी को मेरा प्रणाम, सुप्रभात। आज की कक्षा का जो विषय है वो है अन्नमय कोश का परिमार्जन, तत्व शुद्धि के द्वारा अन्नमय कोश का परिमार्जन। तो जैसा कि हम पिछली कक्षाओं में भी पढ़ते आ रहे हैं कि तत्व शुद्धि के द्वारा कैसे अन्नमय कोश का परिमार्जन किया जाए, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अन्नमय कोश की शुद्धि, परिमार्जन और तत्व शुद्धि द्वारा अन्नमय कोश का परिमार्जन। तो मैं, जैसा कि भैया बोल रहे थे कि आप अपना सोशल परिचय थोड़ा सा दे दें। तो जैसे मेरा नाम प्रगति है और मैंने योग विषय में पीएचडी की है और बाबूजी का संरक्षण मुझे मिला हुआ है। बाबूजी ने मुझे पहले भी बोला है क्लासेस के लिए, तो मैं इससे पहले जो क्लास की थी मुझे उसमें अवसर दिया था। तत्व शुद्धि पर ही हमारी क्लास हुई थी। आज फिर से हम उसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तत्व शुद्धि पर। तो आइए, जो हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था और जो हम अनुभव करते आ रहे हैं कि अन्न में जो कोश है वो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कोश क्या है, अन्न में कोश क्या है, तत्व क्या है, तत्वों की शुद्धि कैसे की जाए और तत्व शुद्धि से अन्न में कोश का परिमार्जन कैसे किया जाए। तो यहाँ पे है कि हम सभी जानते हैं कि कोश कोश का मतलब होता है आवरण। जो हमारे उपनिषद हैं, जैसे कि बाबूजी क्लास में बताते आते हैं कि उपनिषदों में सारा जो जिसे कहना चाहिए पवित्र ज्ञान, प्योर ज्ञान जो हमें मिलता है, प्योर नॉलेज जो मिलती है वो उपनिषदों से मिलती है। उपनिषदों में पंचकोशों के बारे में वर्णन किया गया है। तैत्तिरीय उपनिषद में बताया गया है पंचकोशों के बारे में। पंचकोशों का एक्सप्लेनेशन पूरा उपनिषदों से चलता आ रहा है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में भी पंचकोश के विषय में कहा है कि जो गायत्री मंजरी है जिसमें 46 श्लोक हैं, उसमें 12वें श्लोक से लेके कोशों के बारे में पूरा एलुब्रेशन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कोश मीन्स, जब भगवान शंकर माता पार्वती जी को बताते हैं, माता पार्वती जी बड़ी जिज्ञासा भाव से पूछती हैं। तो माता भगवान शंकर माता पार्वती जी को बताते हैं कि जीव जिस आवरण से घिरे हुए हैं उसे कोश कहा जाता है। जो कोश मीन्स आवरण, कह सकते हैं कि जो लेयर होती हैं वो हमारे कोश हैं, जिसमें आते हैं हमारे ये कोश जो है 5 कोश हैं। गायत्री के 5 मुख को 5 कोश कहा गया है। 5 कोश में है अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो जो अन्नमय कोश है इस पर हम बात कर रहे हैं। अन्नमय का मतलब अन्न के द्वारा उत्पन्न हुआ। अन्न क्या है? अन्न जो हम अन्न
ग्रहण करते हैं। हम सभी जानते हैं जो भी पृथ्वी पे हमें जो प्राप्त है शरीर, शाक, सब्जी, दूध, दही, जितनी भी चीजें हम ग्रहण करते हैं, उनसे क्या होता है, उनसे हमारा रज और वीर्य बनता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होता है, बड़ा होता है, और फिर एक दिन उसी में मिट्टी में क्षय हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है, ये अन्न के द्वारा उत्पन्न हुआ है, अन्न का रस है। इसी को अन्न से उत्पन्न होने के कारण अन्न का सूक्ष्मतम जो रूप कहा जा सकता है, वो अन्नमय कोश कहा जाता है। तो अन्नमय कोश में अ, जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविद्या में बताया है कि अन्नमय कोश को परिमार्जित करने के लिए बहुत सारी साधना पद्धति है, साधनाएं हैं, जिसमें मुख्य रूप से उन्होंने बताया है कि आसन, दूसरा है उपवास, तीसरा है तत्व शुद्धि, और चौथा है तपश्चर्या। तो ये जो आसन, उपवास, तत्व शुद्धि और तपश्चर्या है, इन चारों का कैसे हम करते हुए, इनमें कैसे साधना पद्धति को अपनाते हुए कैसे अन्नमय कोश का परिमार्जन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं तत्व शुद्धि की, तो तत्व शुद्धि में अगर हम और चर्चा करें तो अन्नमय कोश में तत्व शुद्धि के लिए अ, हमें ये जानना जरूरी है कि तत्व क्या है। तो तत्व, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है: आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। अगर हम इनका बैलेंस करते हैं, अगर इनका हमारे शरीर में बैलेंस है, संतुलन है, तो हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर जहाँ इन तत्वों का बैलेंस बिगड़ जाता है, वहाँ क्या होता है कि किसी न किसी रूप में वो रिटर्न होके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के रूप में शारीरिक रूप से हमारे हमें देखने को मिलते हैं कारण। तो जो अन्नमय कोश है, तो ये तो हो गया इसका फिलोसॉफिकल की जो अन्नमय कोश है, अन्न के द्वारा उत्पन्न हुआ कोश। लेकिन अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें, तो अन्नमय कोश मीन्स हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पाचन तंत्र। तो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम उसको कैसे परिमार्जित करें, हम उसको कैसे प्योरीफाई करें, उसको कैसे टॉक्सिन्स से रिमूव करें, ताकि वो हमारा हेल्थ स्टेट में रहे, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और वो परिमार्जित हो सके, शुद्ध हो सके, और सूक्ष्म रूप से हम आगे बढ़ पाए। हम जो कहा जाता है, इसमें जो गायत्री महाविद्या में कहा गया है कि कोशों को परिमार्जित करने का उद्देश्य क्या है, कोशों के परिमार्जन से क्या है, कोशों का परिमार्जन का मतलब भगवान शिव जब माता पार्वती जी को बता रहे हैं कि कोशों का परिमार्जन, अगर जो योगी कोशों का परिमार्जन कर लेता है, वो परम गति को प्राप्त होता है, वो सारे भव बंधन से पार हो जाता है। तो जो भवबंधन और से पार हो जाना है, और जो परम गति को प्राप्त कर लेना है, तो वो एक स्थूल लेवल से स्टार्ट करना है, यानी कि हम कहें कि हम शारीरिक रूप से उसकी शुरुआत करते हैं। तो जो कोश है, अन्नमय कोश, सबसे प्रथम जो हमारा स्तर है, वो है लेयर जो है अन्नमय कोश की। ये हम अगर अन्नमय कोश को ये जो साधना पद्धति बताई गई है वो प्रभु जी गुरुदेव द्वारा, अगर हम इनका परिमार्जन करने लगते हैं, तो फिर हम आगे सूक्ष्म रूप से और सूक्ष्म रूप से लेयर बाय लेयर हम हमारा शरीर, हमारा मन, सब परिमार्जित होना शुरू हो जाता है, और हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे जो हम अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं तत्व शुद्धि की, तो तत्व शुद्धि में 5 तत्व हैं: आकाश, पृथ्वी, जल और वायु, अग्नि। तो हमने जो पिछली क्लास में चर्चा की थी, जो क्लास में हुआ था कि नेचुरोपैथी के द्वारा हमने जाना था कि नेचुरोपैथी में कौन सी चिकित्सा पद्धतियां हैं जो तत्व शुद्धि करती होती है, जिनसे तत्व शुद्धि होने के बाद कैसे अनिमिक कोश को परिमार्जित किया जाता है। तो उसी में हम और चीजें कुछ ऐड करते हुए आज चर्चा कर रहे हैं। तो पहला है हमारा इसमें तत्व शुद्धि में जल तत्व। जल तत्व, जल क्या है? जल जो हम पीते हैं, जो हम यूज करते हैं अपने लिए, आसपास जो भी हमारे जल है, हमारे शरीर का 60 to 70% भाग जल से बना है, हम सभी को पता है। तो जल हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। वायु के बाद जल है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयोगी माना जाता है। जल को हम कैसे उपयोग करें? अब जल तत्व की शुद्धि का यहाँ पे
मतलब है जल तत्व की शुद्धि। कैसे शुद्ध करें, कैसे हमारा शरीर शुद्ध हो, हमारा अन्नमय कोश कैसे शुद्ध हो, जल तत्व के द्वारा। तो जल हम कैसे ग्रहण कर रहे हैं, अ, हम उसको उपयोग में कैसे ले रहे हैं, यह है जल तत्व की शुद्धि। तो जल जो भी इसमें बताया गया है जल शुद्धि में, कि जल का जो हम उपयोग करते हैं, जैसे स्नान में उपयोग करते हैं, तो जल का स्नान में उपयोग करने का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि हमने पानी लिया और हमने नहा लिया, स्नान कर लिया। नहीं, वो जल भी हम यूज कर रहे हैं नहाने में। तो मीन्स उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो ऐसा कहा जाता है कि जल में एक विश्वा नामक विद्युत पाई जाती है, जो हमारे पूरे शरीर को चैनलाइज करती है, हमारे पूरे शरीर को एनर्जेटिक करती है। तो जब हम जल से स्नान करें तो पूरी इस भावना के साथ करें कि हम हमारे अंदर वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, हमारे पूरे शरीर के चैनल्स ओपन हो रहे हैं, हम एनर्जेटिक हो रहे हैं। इस फीलिंग के साथ जल स्नान का उपयोग बताया गया है। इसके बाद जो जल में आती हैं चिकित्साएं, जो हमने नेचुरोपैथी में बात की थी, उसमें हमारी बहुत सारी विधियां हैं, चिकित्सा विधि हैं, जिनको हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों में भी प्रयोग करते हैं, और स्वस्थ रहते हुए भी टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए भी हम उनका उपयोग करते हैं। तो जल पद्धति में सबसे पहले आता है हमारा ऊषा पान। उषा पान का हम सभी को पता है, बाबू जी ने भी इस पे बहुत बताया है कि हम उषा पान हमारे लिए कितना ज्यादा उपयोगी है। हम रात जितना भी दिन भर हम काम करते हैं, सुबह से लेके शाम तक जो भी हम अन्न ग्रहण करते हैं, जिस भी हम वातावरण में रहते हैं, उसमें कहीं ना कहीं किसी कारण से टॉक्सिन्स जो भी हमारे डिपॉजिट हो जाते हैं, पूरे टॉक्सिन्स हमारे नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे में क्या करना होता है कि हमें उषा पान करना बहुत उपयोगी होता है, हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए, हमारी पूरी बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए। तो उषा पान का उपयोग हम सभी करें। उषा पान के लिए वही विधि है जो हम बात करते आ रहे हैं, कि पानी टेम्परेचर पे नॉर्मल रखें, हल्का सा गुनगुना हो तो भी अच्छा है, मौसम के अकॉर्डिंग पानी रखें, पानी लगातार पीते रहें। जितना पानी आप पी सकते हैं, 3 4 5 गिलास पानी पीते जाएं, धीरे धीरे पानी पीते जाएं। और उसके बाद आप अपने आगे की दैनिक दिनचर्या प्रारंभ करें। तो ये पानी जो है, ये क्या करता है, सुबह सुबह जो आप पानी पीते हैं, पूरा सिलावे से पानी आपका अंदर जाता है, पूरे टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। ये जितने भी जो भी जिस भी कारण से होते हैं, वो सारे आप जब फ्रेश होने जाते हैं, तो वो आपको एकदम आपका पेट, आप पूरा डाइजेशन स्मूथ कर देता है, रिमूव कर देता है। तो ये उषा पान है। उषा पान बहुत सारी बीमारियों में बहुत लाभदायक है। हर हर किसी को स्वस्थ रहते हुए भी, या जो स्वस्थ नहीं है उनको भी धीरे धीरे उषा पान की हैबिट डेली डालनी चाहिए। उषा पान सभी के लिए लाभदायक है। दूसरा इसमें आता है जल चिकित्सा पद्धति में जो हम बात कर रहे हैं, जैसे कि इसमें आता है एनिमा। एनिमा एनिमा के साथ में मेहन स्नान है, जो हमने प्राकृतिक चिकित्सा में बात की थी। हिब्बात जिसे बोलते हैं, स्पाइनल बाथ है, मेरुदंड स्नान है, और जितने भी जल के द्वारा जो नेचुरोपैथी में चिकित्साएं की जाती हैं, मेहन स्नान, अ, मेरुदंड स्नान, और गीली चादर लपेट, और पट्टी, जो गीली पट्टी की लपेट की जाती है, ये सारी जल चिकित्सा में आती है। तो इसमें क्या करना है, एनिमा भी हमने पढ़ा है कि एनिमा हमारे सारे टॉक्सिन्स को निकालने का सबसे ज्यादा बेस्ट तरीका जिसे कह सकते हैं, वो है एनिमा। इसको हम 15 डेज में या मंथली ले सकते हैं, इसके गाइडेंस में ले सकते हैं प्रारंभ में, क्योंकि खुद से नहीं हो पाता, और गाइडेंस में करने से हमें इसका सही तरीका पता चलता है, सही उसकी पद्धति पता चलती है। इसलिए किसी की गाइडेंस में ही एनिमा ले। एनिमा से क्या होता है, जो हाँ किसी कारण से टॉक्सिन्स, जैसे ऊषा पान के द्वारा, या दिन में हम जितना पानी पिया या जो भी खाया, अगर हम फ्रेश होने गए तो पूरे तरीके से हमारा पेट कभी कभी होता है साफ नहीं होता, टॉक्सिन्स हमारे एक्यूमुलेट हो जाते हैं, अंदर रह जाते हैं। तो एनिमा से क्या होता है कि जो अंदर बचा हुआ वेस्ट वेस्ट है पूरा, वो एनिमा से पूरा साफ हो जाता है। हमारे पूरे एब्डोमिनल रीजन की सफाई हो जाती है एनिमा से, जो हम नॉर्मली नेचुरल प्रोसेस से नहीं कर पाते हैं, वो हम एनिमा के द्वारा उसको क्लीन कर सकते हैं।
एनिमा से सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। तो एनिमा जो है एक बहुत ऑथेंटिक वे बताया गया है। जैसे कॉन्स्टिपेशन है, किसी को कॉन्स्टिपेशन में बहुत ज्यादा लाभदायक है। इसके अलावा जैसे कोई बीमारियां हैं, तो बीमारी में तो मोस्टली जितनी भी बीमारियां हैं उसमें एक दो को छोड़ के सभी बीमारियों में एनिमा बहुत फायदेमंद है। जैसे कि पिछली क्लास में भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि डायबिटीज में हम कैसे चिकित्सा ले सकते हैं, डायबिटीज में कैसे हम प्राकृतिक चिकित्सा यूज कर सकते हैं। तो उसमें भी पूरा हम कह सकते हैं कि एनिमा जो है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। एनिमा हम 15 डेज में और 1 मंथ में ले सकते हैं। एनिमा जल के द्वारा लिया जाता है। एनिमा औषधियों का भी एनिमा लिया जाता है। लेकिन जो सबसे नीम के पत्ते जैसे होते हैं वो भी बहुत, उसका भी एनिमा लिया जाता है। नीम के पत्ते हैं, आंवला है, डिफरेंट चीजों का डिफरेंट बीमारियों में यूज करके हम एनिमा लेते हैं। तो यहाँ पे है कि हम नॉर्मली जल से एनिमा लें। जल हमारा वही टेम्परेचर, हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पे जल को रखते हुए हम एनिमा लें। थोड़ा सा वार्म होता है, वो भी अच्छा है एनिमा लेने के लिए। तो ये एनिमा जो है हमारा पूरे हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको, उसके टॉक्सिन्स रिमूव करता है। पेट की जो इंटेस्टाइन है, मसल्स हैं, वो लूज करता है। और वो लूज होती हैं, पेट स्मूथ होता है, लाइट होता है, और हम हेल्थ स्टेट में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। तो ये है एनिमा। इसके अलावा जो है जैसे मेहर स्नान है, मेहर स्नान स्नान की टेक्निक भी हम कर चुके हैं। पहले मेहर स्नान के लिए पूरा जो पानी होता है, पानी में हमें बैठना होता है, कमर तक पानी करके हमें उसमें डिप होके बैठना होता है 15 से 20 मिनट तक। तो वो हमारे जितने भी लोअर एब्डोमेन वाला पार्ट है उससे नीचे जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी पेट की हमें होती हैं, जैसे एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन है, एब्डोमेन में किसी भी टाइप की कोई भी अनईजीनेस है, टॉक्सिन्स हैं, वो सारे बाहर निकल जाते हैं। और इसी के साथ जो हम गीली चादर लपेट की बात कर रहे थे जल चिकित्सा में, या और जितनी भी हमने जो बात की मेरुदंड स्नान है, ये सभी जल के द्वारा किए जाते हैं, जल के द्वारा होने वाली चिकित्साएं हैं। तो अगर हम इनको सही तरीके से सही गाइडेंस में करते हैं तो हम पूरे तरीके से इसमें टॉक्सिन्स को रिमूव कर पाते हैं, और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है, उसकी क्षमता बढ़ती है, शारीरिक क्षमता बढ़ती है हमारी, और हमारा अन्नमय कोश परिमार्जित होता है। तो ये है हमारी जल चिकित्सा पद्धति। दूसरी है जो इसमें तत्व जो है जल के बाद दूसरा आता है इसमें हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पे हम रह रहे हैं। पृथ्वी का अन्न हम ग्रहण कर रहे हैं। पृथ्वी में जितनी शाक सब्जियां, दूध दही, जितनी भी चीजें हैं सब हमें पृथ्वी से मिल रही हैं। पृथ्वी को हम बेस माना गया है, आधार है पृथ्वी। तो जितनी भी चीजें हैं हमारी जो हम ग्रहण कर रहे हैं उनसे हमारा पोषण हो रहा है, वो हमें पोषित कर रही है। तो ये जो पृथ्वी तत्व के लिए सबसे ज्यादा जो चिकित्सा बताई जाती है, पृथ्वी में क्या, हमने सबने जाना है, हमने सबसे सबने पढ़ा है कि मिट्टी में ही हम जन्मे हैं, और मिट्टी में ही हम एक दिन चले जाते हैं। मिट्टी मिट्टी में ही, मिट्टी से ही हमारा शरीर बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है। तो मिट्टी का जो उपयोग बताया गया है वो कैसे कारागार हो सकता है अनिल कोश के परिमार्जन में। तो मिट्टी का हम बहुत तरीके से यूज करते हैं। प्राचीन टाइम में तो हमने देखा होगा कि मिट्टी के ही बर्तन तक मिट्टी के होते थे, घर की दीवारें मिट्टी की बनाई जाती थी ताकि वो टेम्परेचर को भी मेंटेन कर सकें। और जो मिट्टी में कहा जाता है कि अवशोषक क्षमता बहुत ज्यादा होती है, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। तो जो मिट्टी है वो हम उसका यूज कैसे करते हुए हम टॉक्सिन्स से फ्री हो सकते हैं और अन्नमय कोश को परिमार्जित कर सकते हैं। तो पृथ्वी तत्व में भी जो मिट्टी की चिकित्सा बताई गई है उसमें भी हम बहुत तरीके से, जैसे मिट्टी का स्नान है, पूरी मिट्टी का एक सिंपल, जैसे हम कहें कि सिंपली हम मिट्टी का स्नान है कि मिट्टी को हम मिट्टी, लेकिन जो है वो चिकनी मिट्टी होती है। मिट्टी ऐसी होती है जिसमें टॉक्सिन्स ना हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई कंकड़ पत्थर जैसे होते हैं वो सब अलग कर लिए जाते हैं और मिट्टी को यूज करने के लायक बनाया जाता है। तो चिकनी मिट्टी जब बनके तैयार हो जाती है चिकित्सा के लिए तब हम उसका उपयोग करते हैं।
तो जो मिट्टी का लेपन है, जैसे पूरे शरीर का मिट्टी का लेपन और अलग-अलग पैक बनाए जाते हैं मिट्टी के, जो हम नेचुरोपैथी में भी होता है, इसी की पूरी चिकित्सा है। मिट्टी की पूरी चिकित्सा बताई जाती है प्राकृतिक चिकित्सा में कि कैसे कितना-कितना रेशियो में मिट्टी का यूज़ करके कैसे हम मिट्टी के पैक बना के उसकी चिकित्सा कर सकते हैं। तो जो मड पैक जिसे हम बोलते हैं, तो अगर हम बात करें सिंपली मिट्टी स्नान की, तो मिट्टी में हम पूरा मिट्टी को अपने पूरे शरीर पे लेपन करके रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद हम अपना स्नान कर लें। हम देखते हैं कि धीरे-धीरे मिट्टी जो है, जब हम मिट्टी लगाने के बाद उसे छोड़ देते हैं, तो वो अपने आप सारे टॉक्सिन्स हमारे एब्ज़ॉर्ब कर लेती है और हमारे शरीर में जिस भी पार्ट में टॉक्सिन्स होते हैं, वो रिमूव हो जाते हैं। यहाँ पे जो हम अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, तो वो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके लिए पूरा एब्डोमेन का, पूरे हमारे पेट का लेपन किया जाता है मिट्टी का, पूरा पैक बनाया जाता है। उस वो जितने भी हम कहते हैं एक तरीके से कंपार्टमेंट और बॉक्सेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हम उसपे मिट्टी रख के हम लेपन कर सकते हैं एब्डोमेन अपने पार्ट का। तो वो क्या होता है कि 15 से 20 मिनट के लिए उसको छोड़ देते हैं, करने के बाद और फिर उसके बाद हम देखते हैं धीरे-धीरे इसका अभ्यास 1 हफ्ते से शुरू होके 7 दिन से लेके 10 दिन तक, 15 दिन तक हम करते हैं और हम देखते हैं कि जितने भी जो भी हमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं एब्डोमेन से रिलेटेड, डाइजेशन से रिलेटेड, लाइक जैसे कॉन्स्टिपेशन ही लेके चलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन में अगर हम देखते हैं कि हम इसको पैक को लगाते रहते हैं मिट्टी को, तो विदिन 7 डेज़, 10 डेज़ हमें रिलीफ मिलना स्टार्ट हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन हमारा रिमूव हो जाता है, टॉक्सिन्स हमारे रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो मड पैक है, मड का जो पूरा लेपन है, इनकी पूरी अलग-अलग शारीरिक इनके यूज़ हैं कि कैसे हम इनको अलग-अलग पैक को यूज़ करके टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं। मिट्टी का जो मेन काम है, वो टॉक्सिन्स को रिमूव करना है और टॉक्सिन्स को रिमूव करके हमें इसकी भी एक पूरा प्रोसीजर है, पूरी विधि है मिट्टी की कि हम मिट्टी को कितनी देर पहले पानी में डिप कर देना है मिट्टी को। रात में आप जैसे उसे डिप कर दीजिए मिट्टी, उसे छोड़ दीजिए, वो गीली हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी मिट्टी। सॉफ्ट होने के बाद फिर हम उसका यूज़ करेंगे और ऐसे एक मिट्टी मतलब मिट्टी के एक बार यूज़ होने के बाद दोबारा वो मिट्टी यूज़ नहीं करनी होती। फिर हम मिट्टी चेंज कर देते हैं। फिर चेंज करते हुए ऐसे हम अलग-अलग शारीरिक बीमारियों में स्वस्थ रहते हुए भी टॉक्सिन्स को रिमूव करने में मिट्टी का उपयोग करते हैं। साथ में हम इसमें जो बात कर रहे हैं पृथ्वी से जैसे हम आहार की बात कर रहे हैं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, उन पे ध्यान देना ज़रूरी होता है क्योंकि अ, आहार उतना ही ज़रूरी है जितना कि आप टॉक्सिन्स निकालने के लिए हम जितनी विधियाँ यूज़ कर रहे हैं, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमारा आहार कैसा हो, हमारा विहार कैसा हो। आहार-विहार यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम जैसा खाना खाते हैं, वैसा ही हमारे शरीर का पोषण होता है और वैसा ही हमारा मन हो जाता है। जैसा कि परम पूज्य गुरुदेव ने भी बोला है कि जैसा खाएँ अन्न, वैसा बने मन। ऐसा कहा गया है पुराना भी कि हम जो खाते हैं वही हमारे सामने आता है। हम जैसा फूड का सात्विक खा रहे हैं, तो हम सात्विकता की ओर आगे बढ़ते हैं और अगर हम राजसिक, तामसिक आहार ग्रहण कर रहे हैं, तो फिर उसी में वही चीज़ रिटर्न होके फिर हमें देखने को मिलती है। तो सात्विक आहार पे बहुत बल दिया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि सात्विक आहार से हमारा सिर्फ़ शारीरिक रूप से हम सात्विक नहीं होते, हमारे मन, हमारे विचार जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा हम सोचते हैं, वैसा हमारे साथ हो जाता है, जैसा हम सोचते और करते हैं, वैसा हमारे साथ होता है। तो हमारे विचार परिमार्जित होने चाहिए, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आहार हमारा, जो कि हमें कहाँ से मिल रहा है, एनवायरनमेंट से मिल रहा है, पृथ्वी में हम पैदा कर रहे हैं, पृथ्वी से हम ले रहे हैं, तो हमें इस पे बहुत ध्यान देना है कि हम आहार कैसा लें, शाक-सब्जियाँ कैसी खाएँ, मौसम के अनुरूप शाक-सब्जियाँ खाएँ, जो भी आहार है हमारा, फल और सब्जियाँ मौसम के अकॉर्डिंग हों और आस-पास का जो एनवायरनमेंट है, वो हम ऐसा रखें जो जिससे कि हमारी मिट्टी भी उपजाऊ बने। मिट्टी उपजाऊ होने का मतलब हम वेस्टेज वेस्टेज को मेंटेन करें, इधर-उधर कूड़ा-कचरा डालने वाली जो हैबिट्स हैं, उनको ध्यान दें, उन पे ध्यान दें और मिट्टी को उपजाऊ बनाने में अपनी भूमिका दें।
क्योंकि जो भी फल और सब्जियां आ रही हैं वो किससे आ रही है, जमीन से आ रही हैं, मिट्टी से आ रही हैं। तो मिट्टी अगर शुद्ध है, मिट्टी अगर परिमार्जित है, तो हमें अन्न भी उतना ही शुद्ध और प्योर मिलेगा। तो इस पे ध्यान देने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ स्वच्छ रखें, मिट्टी को उपजाऊ करने पे ध्यान दें, वेस्टेज को मेंटेन करें, वेस्टेज का एक अलग प्रॉपर प्लेस बनाएं, और पेड़ पौधों को अच्छे से अच्छा लगाएं, जिससे कि वो अच्छे उपजाऊ बने। मिट्टी की उपजाऊ होने के कारण हमें अच्छी शाक सब्जियां मिले और हमारा आहार अच्छा हो। इसमें आहार विहार पे तो पूरा मतलब जितनी भी हम चर्चा करेंगे उतना ही कम है, क्योंकि अपने आप में अलग टॉपिक है। यहाँ मेरा इसको पॉइंट करने का मतलब सिर्फ पृथ्वी तत्व की जो पृथ्वी तत्व के परिमार्जन का था, कि पृथ्वी तत्व में हमारी जो मिट्टी आती है वो मिट्टी उपजाऊ बने और हम उसका उपयोग अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए, अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ाने के लिए कैसे करें। तो जो मिट्टी के लेपन बताए गए हैं, इसमें चिकित्सा पद्धति में जो हमारी नेचुरोपैथी है उसमें अलग अलग तरीके से लेपन बताया गया है मिट्टी का, जिनके कारण टॉक्सिन्स रिमूव करके हम पृथ्वी तत्व को परिमार्जित कर सकते हैं, पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जिससे हमारा अन्नमय कोश परिमार्जित हो जाए। हमारा आगे आता है पृथ्वी तत्व के बाद जो हम बात कर रहे हैं, वो आता है हमारा वायु तत्व। वायु भी सेम, जैसे हमें सबसे ज्यादा जीने के लिए क्या जरूरी है, वायु। वायु के बिना हम रह ही नहीं सकते, जीवित ही नहीं रह सकते। तो उस वायु का सबसे ज्यादा रोल है हमारे जीवन में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है वायु का। तो वायु तत्व के बैलेंस के लिए हम क्या करें, वायु तत्व कैसे, जो हम सांस ले रहे हैं वो सांस कितनी टॉक्सिन्स फ्री हैं, वो सांसें कितनी हमें ऑक्सीजन दे रही हैं, कितनी हम ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं और सारे टॉक्सिन्स बाहर निकाल रहे हैं। तो जो हम वायु है उसके लिए करेंगे, वो भी हमारे एक आसपास का हमारा वातावरण ही आ गया, इन्वायरमेंट आ गया। अगर हमारा इन्वायरमेंट आसपास का एरिया साफ स्वच्छ होगा तो हमें वायु भी स्वच्छ मिलेगी, साफ मिलेगी, ऑक्सीजन हमें अधिक मिलेगी। तो जो वायु तत्व की चिकित्सा है, इसमें क्या बताया है वायु तत्व की चिकित्सा में, कि हम जो साधारण रूप से अगर हम कहें तो टहलना जिसे बोलते हैं, कि हम किसी अच्छे साफ सुथरे हरे भरे गार्डन में कह सकते हैं, बगीचे में कह सकते हैं, जहाँ हम अच्छे पेड़ पौधे लगे हों, उनके बीच में हम सुबह की जो वॉक है वो करें। वॉक करते हुए हम वायु को ग्रहण करें, जितना हम इनहेल करें, गहरा इनहेल करें और गहरा एक्सहेल करें। जो हमारा डीप इनहेल और एक्सहेलेशन होता है वो हमें पूरा ऑक्सीजन हमारे पूरे माइंड को देता है। जैसे कि वायु तत्व में जब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमने अभी तक योग में भी पढ़ा है, कि वायु तत्व हमारा बैलेंस हो इसके लिए हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो प्राणायाम क्या करते हैं, प्राणायाम हमें ऑक्सीजन हमारी बॉडी का इंक्रीज होता है प्राणायाम करने से, और ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड होता है। हम जो ऑक्सीजन लेंगे उससे हमारा ब्लड प्यूरिफाई होता है, ब्लड सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी का अच्छा होता है। जो सांस लेने का जो तरीका होता है वो होता है गहरा। जितना गहरा हम सांसें लेंगे उतना ज्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाएगी, जितना ज्यादा हम गहरी सांस बाहर निकालेंगे उतने ज्यादा टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के रिमूव होंगे। तो जो प्राणायाम का जो पूरा तरीका बताया गया है वो भी हमारा पूरा वायु तत्व को बैलेंस करता है, वायु तत्व हमारा स्ट्रांग होता है। तो प्राणायाम के बहुत सारे तरीके से परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, प्राणाकर्षण प्राणायाम या नाड़ी शोधन प्राणायाम, हम कैसे भी प्राणायाम का यूज करते हुए भी वायु तत्व का परिमार्जन कर सकते हैं। और साथ में अगर हम प्राणायाम प्राणायाम का एक अलग ही, प्राणायाम भी एक अलग विषय है, ये अपने आप में इतने गहन और इतने ज्यादा एलोबरेटेड सब्जेक्ट हैं कि अगर सिर्फ प्राणायाम की अगर हम चर्चा करने लगेंगे तो प्राणायाम के ही इतने तरीके आ जाएंगे कि हम फिर उसी में आगे बढ़ के नॉलेज ले सकते हैं प्राणायाम की। लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ वायु तत्व को फोकस कर रहे हैं, वायु तत्व को हम परिमार्जित कर रहे हैं। तो हम इसमें प्राणायाम कर सकते हैं। और साथ में हम प्राणायाम अगर ना भी करें तो जो प्राणायाम की सबसे शुरुआती स्टेज है, सिर्फ सांसों को गहरा लेना, सांसों को गहरा छोड़ना, सांसों को गहरा लेना, एक डीप ब्रीथ करना अच्छे से। जितना ज्यादा डीप ब्रीथ करेंगे उतना ज्यादा बैलेंस, हम मेंटली भी बैलेंस रहेंगे और शारीरिक रूप से भी हम ऑक्सीजन अच्छी इंटेक कर पाएंगे। ऑक्सीजन अच्छी इंटेक करेंगे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा
तो हमारे ऑर्गन्स अच्छा काम करेंगे, हमारा डाइजेशन अच्छा काम करेगा, पाचन शक्ति हमारी बढ़ेगी। तो जो पूरा का पूरा जो सर्कल है, पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है वायु तत्व पे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सांसें हम ले रहे हैं वो हमें शारीरिक रूप से कितनी क्षमता, मानसिक रूप से कितनी हमारे अंदर बल और क्षमता बढ़ती जा रही है। तो जो वायु तत्व के लिए बताया गया है, वायु तत्व को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वो बताया वॉक करना। आप नेचुरल प्लेस पे वॉक कीजिए, अपना टाइम निकालिए, किसी भी एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे फ्रेश एयर आप ले सकते हैं, क्योंकि आज के वातावरण में ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आप जहाँ बैठे वहां आपको फ्रेश एयर मिल जाए, आप जहाँ बैठे वहां अच्छे से प्राणायाम करना प्रारंभ कर दें। इसके लिए भी हमें जगह का चयन करना पड़ जाता है, क्योंकि आजकल इन्वायरमेंट बहुत अलग हो चुका है। तो हम प्लेस का चयन करें, अच्छी जगह हो, साफ सुथरी जगह हो, हरा भरा वातावरण हो, जहाँ पे ऐसे पेड़ पौधे लगे हों जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, जो ऑक्सीजन ज्यादा छोड़ते हैं, उनके सानिध्य में बैठ के हम वायु को, जो सांसें हैं वायु है, वो हम ले और छोड़ें। ऐसे हम धीरे धीरे वॉक करें, टहलें। सुबह का टहलना हमें शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है और हमें एनर्जेटिक रखता है। हमारी पूरी पूरी बॉडी एनर्जेटिक होती है और हम स्वस्थ फील करते हैं, स्वस्थ रहते हैं। तो वायु के लिए हम सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि सांसों पर अपना ध्यान दें, सांसें गहरी लें। हम डेली रूटीन, मतलब डेली भी सुबह से शाम तक हम जो भी काम करते हैं उसमें भी हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम जो ब्रीथ कर रहे हैं वो हमारी कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारी ब्रीथ बहुत शॉर्ट ब्रीथ है, लाइक हम कई बार भूल जाते हैं और हमारी नेचर है कि हम सांस लेते जाते हैं, तेज लेते जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि ऑक्सीजन प्रॉपर अंदर नहीं जा पाती है। जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है प्रॉपर, तो कहीं ना कहीं हम लिथार्जीनेस कह सकते हैं, और जैसे कि हम एनर्जेटिक उतना फील नहीं कर पाते अगर प्रॉपर हमारे ब्रेन में प्रॉपर हम ऑक्सीजन को इनटेक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड फिर उतना एक्टिव नहीं रह पाता। तो एक्टिव फॉर्म करने के लिए जैसे सुबह हम उठते हैं, सुबह उठ के टहलना प्रारंभ करें किसी भी अच्छे वातावरण में, सांसों पर अपना ध्यान दें, जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी गहरी सांसें लें, जितनी गहरी सांस बाहर निकालेंगे उतना ज्यादा टॉक्सिन्स रिमूव होंगे। प्राणायाम, कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं, कोई जो जितने भी प्राणायाम बताए गए हैं हठ योग में या फिर प्रभु जी गुरुदेव में जो प्राणायाम पर जोर दिया है उनके द्वारा, जैसे सपोज नाड़ी शोधन प्राणायाम ही है, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करें, धीरे धीरे उसकी कैपेसिटी बढ़ाते जाएं। सांस लेने का तरीका सिर्फ इतना होता है कि कमर गर्दन सीधी रखेंगे, उसके बाद सांसों को लेंगे गहरा, जितना गहरा ले सकते हैं। गहरी सांस लेने के बाद थोड़ी देर उसको फील करेंगे। जो हमारे कहा जाता है अनुभव करने की जो क्षमता है ना, जो फील करने की है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी हम क्रिया करते हैं उसमें हमें अनुभव करना है। जो सांसें हम ले रहे हैं, हम फ्रेश एयर और ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, पूरी ऑक्सीजन और फ्रेश एयर हमारे शरीर के अंदर जा रही है, और जब हम सांसें बाहर निकाल रहे हैं, बाहर छोड़ रहे हैं, तो पूरी बॉडी की टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। तो ये वाली जो विजुअलाइजेशन है, इसको हम हमेशा मेंटेन करें, घूमते हुए, बैठते हुए, घर के जितने काम हैं वो करते हुए हम अपनी सांसों पर ध्यान दें। अपने सांसों की आवाज सुनने की कोशिश करें कि क्या हम डीप ब्रीथ कर पा रहे हैं। अगर डीप ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उस पर फोकस कीजिए। 1 2 3 दिन लगेंगे, लेकिन उसके बाद आप गहरी सांसें लेंगे, और जब जैसे ही आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने ही नहीं पड़ेंगे। आप देखेंगे, आप लाइट, अपनी आपकी बॉडी लाइट हो रही है, आप एनर्जेटिक हैं, जिस भी कारण से लेथार्जीनेस है या टायर्डनेस है वो दूर हो जाती है। तो जो वायु तत्व का बैलेंस है उसके लिए सबसे सबसे ज्यादा अच्छा है योग में प्राणायाम। और अगर हम प्राकृतिक चिकित्सा की बात करें, तो वायु तत्व के परिमार्जन के लिए जो बताया गया है वो बताया, सुबह का घूमना, टहलना, जहाँ भी हम जिस भी एरिया में हैं उसमें उसको शुद्ध परिमार्जित करते हुए उसका लाभ उठाएं वायु तत्व के लिए। फिर आता है इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हम करते हैं अग्नि तत्व की बात। जो हमारा अग्नि तत्व है वो कैसे परिमार्जित हो, कैसे बैलेंस हो अग्नि तत्व, तो इसके लिए जो बताई गई है, अगर हम योग के विषय में देखें, अगर हम नॉर्मली सोचें कि हम कैसे अग्नि तत्व को बैलेंस कर सकते हैं, तो सबसे अच्छा जो उपाय है अग्नि तत्व का बैलेंस करने का वो है सूर्य की
किरणें, सूर्य स्नान जो बताया गया है, सूर्य की किरणें, सूर्य स्नान। तो जो सुबह की जो सूर्य की किरणें हैं, अगर हम उनके सानिध्य में बैठते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होता। हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। जो हमारी टाइमिंग है सूर्य सूर्य उदय से लेके जो आधे 1 घंटे तक का टाइम है, उस टाइम पे हम सन रेज लें, जो हमारा उगता हुआ सूर्य है उसके सानिध्य में बैठें, और बैठने के साथ हम प्रार्थना करें कि जो भी सूर्य की किरणें हैं वो हमारे पूरे शरीर पर पड़ रही हैं। हमारा पूरा शरीर तेजस्वी हो रहा है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जो अन्नमय कोश की बात कर रहे हैं, वो पूरा सूर्य की किरणें वहां पड़ रही हैं, और जितने भी हमारे शरीर के टॉक्सिन्स हैं वो सारे बाहर निकल रहे हैं। हमारे जो हमारा अन्नमय कोश है वो परिमार्जित हो रहा है, उसे बल मिल रहा है, उसे पुष्टि मिल रही है। तो जो सूर्य की किरणें हैं उनको डायरेक्टली हम इनटेक कर सकते हैं, अपने घर के टेरेस पे बैठ के, किसी भी स्थान पे ऐसे बैठ के जहाँ पे आप सनरेज इजीली ले सकते हैं, वहां आप बैठ जाएं और सनरेज को इनटेक करें। जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो सन की अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, वो हमें काफी हद तक स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण है। कि जितनी भी विटामिन डी, जितनी भी हम बात करते हैं बाहर विटामिन डी की, तो विटामिन डी भरपूर मिलता है सूर्य की किरणों से। सिर्फ सूर्य की किरणें ही हैं जो हमें बहुत अधिक ना कुछ करते हुए हमें पूरा पोषित करती है। तो नेचुरल रूप से चीजें इतनी सारी हैं हमारे आसपास, अगर हम उन पे ध्यान देते हैं, अगर हम उनके प्रति जागरूक हैं, तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं, रख सकते हैं। तो जो सूर्य की किरणें हैं उनको डायरेक्टली इनटेक करें, ताकि विटामिन डी हमारा हमें पूरा पोषित मिले। विटामिन डी का पोषण अगर हमारे शरीर में पूरा होगा तो उससे क्या होगा, उससे हम देखते हैं कि हमारे जो जॉइंट्स हैं, जितने भी हमारे शरीर के जितने जॉइंट्स हैं वो एक्टिव रहते हैं। वो कभी भी ऐसे नहीं होते कि आपने सुना होगा कि जॉइंट्स में पेन है, पैरों में, हाथों में, जितने भी हमारे शरीर के जॉइंट्स हैं उनमें लोगों को पेन होना स्टार्ट हो जाता है, टायर्डनेस होनी शुरू हो जाती है, खड़े ज्यादा देर रहते हैं तो थक जाते हैं, बैठते हैं तो भी थक जाते हैं, क्रॉस लेग्स करके पलौती लगा के लोग बैठ नहीं पाते। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारी मसल्स, हमारे जो जॉइंट्स हैं उनमें हमें प्रॉब्लम होती है और हम नहीं कर पाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कि अगर सन सूर्य स्नान हम लेते हैं सुबह, तो सूर्य स्नान आप लगातार अगर कर रहे हैं, सूर्य स्नान का मतलब एक तो ये तरीका है कि आप सिंपली ऐसे कपड़े पहने कि सनरेज आप पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर पाए, कपड़ों को हल्का रखें ताकि आप अच्छे से एब्जॉर्ब करें, और वो जो आधे 1 घंटे का टाइम है उसमें सिर्फ आप विजुलाइज करते जाएं। ये एक बहुत सिंपल तरीका है जो हम सभी कैसे भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं, सूर्य सूर्य स्नान का। एक जो प्राकृतिक चिकित्सा में इसकी जो प्रॉपर पद्धति बताई गई है, वो बताई गई है कि हम किसी भी जगह पर लेट जाते हैं, और इसकी एक पूरी स्नान बताया गया है कि हम कैसे रैप करके, जो रैपिंग होती है पूरी रैप करके, पारदर्शी एक चादर होती है उसमें रैप करके और लेट जाते हैं, और फिर हम उसमें सूर्य स्नान लेते हैं। तो वो एक पद्धति है, उसमें थोड़े अरेंजमेंट होते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। लेकिन जो हम नॉर्मली जैसे बात करें बिना किसी अरेंजमेंट के, वो यही है कि हम थोड़े से कपड़े अपने हल्के रखें, वस्त्र हमारे हल्के हों, ताकि हम सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब कर पाए और हम उनमें बैठे। तो हम देखेंगे धीरे धीरे हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड, जैसे हम सीधे बैठे फिर ट्विस्ट करके बैठे, पूरे शरीर पे, हमारी पूरी बॉडी पे हम उसको एब्जॉर्ब करें, तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि जितने भी जॉइंट्स के पेन है, जिनके कारण हम थकान हमें जल्दी होती है, हम थक जाते हैं, वो सब दूर हो जाती है, और हमारे जॉइंट्स, हमारे स्ट्रेंथनिंग हो मिलती है उन्हें, और स्मूथ बनते हैं। तो जो सूर्य स्नान है वो हमारे लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अग्नि तत्व को बैलेंस करने के लिए, अग्नि तत्व की कभी कमी नहीं रहती, और हम हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं और तेजस्वी हो जाते हैं। कहा जाता है कि सूर्य साधना के लिए तो परम पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, कि जैसे कि उपवास भी बताया है। उपवास जैसे संडे का उपवास अगर हम करते हैं तो वो तेजस्विता धीरे धीरे हमारे शरीर में बनती चली जाती है, हम तेजस्विता की ओर बढ़ते चले जाते हैं, एक तेज धारण करते हैं। तो जो उपवास का अलग उन्होंने बताया पूरा कि उपवास कैसे कैसे करें, वो भी एक तरीका है।
लेकिन यहाँ पे जो सबसे सिंपल तरीका है अग्नि तत्व को बैलेंस करने का, वो है सूर्य की किरणें। सूर्य की किरणें, सूर्य के सानिध्य में बैठें, सूर्य की किरणों को अपने पूरे शरीर पर लें, ग्रहण करें, भावना करें कि तो सूर्य की किरणें आपको पूरे तरीके से एनर्जेटिक कर रही हैं और आप शारीरिक रूप से आपके डाइजेशन को, आपके अन्नमय कोश को बल प्रदान कर रही हैं, पुष्ट कर रही हैं। तो ऐसी फीलिंग के साथ उसको 15 से 20 मिनट हम डेली कर सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें जो अग्नि तत्व में, जो हमने पिछली क्लास में भी हमने चर्चा की थी, वो थी हमारी क्रोमोथेरेपी, जिसे हम कलर थेरेपी भी कहते हैं प्राकृतिक चिकित्सा में। तो कलर थेरेपी थेरेपी में क्या था कि जितने कलर हैं, अलग अलग कलर्स का यूज, अलग अलग रंगों का यूज हम अलग अलग बीमारियों में करते हैं। हमें चार्ज वाटर बनाना होता है उसके लिए, जो हम सूर्य की किरणों से ही लेते हैं। तो उसकी उसकी चर्चा हमने की थी पिछली क्लास में। तो उसमें ये था कि जितने कलर्स हैं, तो कौन सा कलर किस बीमारी में यूज किया जाता है और किस तरीके से किया जाता है, वो उसमें पूरा प्राकृतिक चिकित्सा में बताया गया है। जो हमारे अन्नमय कोश के लिए है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया है कि जैसे ग्रीन ग्रीन कलर का है वाटर, चार्ज वाटर, वो हम इंटेक कर सकते हैं। सिर्फ बीमारियों में ही नहीं, क्रोमोथेरेपी जो कलर थेरेपी का यूज है, वो हम टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए करते हैं। क्योंकि जो हमारी पूरी प्राकृतिक चिकित्सा है, या फिर हम अगर ऐसे देखें कि हम अन्नमय कोश का परिमार्जन कर रहे हैं, तो परिमार्जन मीन्स सबसे पहला जो बेसिक आता है, बीमारियों की बात की, बीमारियां तो जब इकट्ठे हो जाते हैं, टॉक्सिन्स बाहर निकल नहीं पाते, तब वो बीमारियों का रूप लेते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे शुरुआती चीज है, वो है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स मीन्स क्या? जो भी हमने खाया, जिस भी वातावरण में हम हैं, उसके कारण जो एक्स्ट्रा वेस्टेज, जैसे हमारी सांस के साथ भी अंदर जा सकते हैं, हमारे खाने के साथ भी अंदर जा सकते हैं, पेस्टिसाइड जर्म्स जितने हैं वो अंदर जा सकते हैं, जो कि टॉक्सिन्स क्रिएट कर रहे हैं। सोने के साथ, नींद के साथ, मुंह के साथ, कैसे भी टॉक्सिन्स जो इकट्ठे हो जाते हैं, वो नॉर्मल प्रोसीजर से बाहर जब नहीं निकल पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेते हैं और हमें फिर वो प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है शारीरिक रूप से। तो टॉक्सिन्स को रिमूव करना ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक चिकित्सा में जितनी भी पद्धतियां बताई गई हैं, वो शरीर को प्यूरिफाई करने के लिए बताई गई हैं, टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए बताई गई हैं। उद्देश्य ही यही है इन चिकित्साओं का कि हम हेल्थ हेल्दी स्टेट में रहते हुए अच्छी हेल्थ को अचीव करें। बीमारी से निकलना, हेल्थ की तरफ आना है, लेकिन एक हेल्दी स्टेट में रहते हुए हेल्थ को अचीव करना मीन्स हमें ये हुआ इसका परिमार्जन, कि हम हेल्थ स्टेट में हैं, हम सारी चीजें अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, हम उसको और हष्ट पुष्ट बना रहे हैं, परिमार्जित कर रहे हैं अन्नमय कोश को, या किसी भी कोश को। तो टॉक्सिन्स हमारे अगर रिमूव हम करते हैं, इस पे ध्यान देते हैं, तो हम नॉर्मल स्टेज में किसी भी टाइम कैसे भी हम कर सकते हैं। तो कलर थेरेपी की जो हम बात कर रहे हैं, कलर थेरेपी में जैसे बहुत सारे जो हमारे 7 कलर्स हैं, विविग्योर अल्ट्रावायलेट रेज, जो हम बात करते हैं, जैसे लाल रंग है, हरा रंग है, पीला रंग है, नारंगी रंग है, और इनका मिक्स करके मिश्रण भी यूज करते हैं। तो अलग अलग बीमारियों में, जैसे क्रॉनिक डिजीजेज हैं, तो उनमें भी ये बहुत कारगर सिद्ध हुई है क्रोमोथेरेपी। बहुत सारी रिसर्चेस आई हैं कि मतलब जो कैंसर लेवल तक की बीमारियां हैं, वो उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रोमोथेरेपी, कलर थेरेपी। तो चार्ज वाटर करना होता है, इसके लिए वाटर को चार्ज करना होता है, सनरेज में चार्ज करना होता है, रखना होता है पहले, 2-3 दिन तक उसको हमें चार्ज करना है। फिर हम डेली इंटेक भी करते हैं उसको, और रख भी सकते हैं, 2 दिन तक उसको रखने की कैपेसिटी रख सकते हैं। लेकिन फ्रेश अगर हम उसको चार्ज करते हैं, तो उसका इफेक्ट ज्यादा रहता है। जिससे नॉर्मली हम ग्रीन कलर का चार्ज कर सकते हैं। सनरेज मतलब ऐसी बॉटल होती है, जो कांच की बॉटल होती है, उसमें अच्छा माना जाता है उसको वाटर को चार्ज करना। तो वाटर चार्ज करने के साथ हम उसको रख लेते हैं और फिर दिन में उसको इनटेक करते जाते हैं। तो जो किरणें जो उस पे पड़ी हैं पानी पे, वो ग्रीन कलर का जो प्रोसीजर है, वो उसको रैप कर देना होता है। ग्रीन कलर की किसी भी लेयर से उसको रैप कर सकते हैं, या फिर ग्रीन कलर की बॉटल ही ले सकते हैं। कलर उसका ग्रीन होना चाहिए, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो हमारे डाइजेशन के लिए बताया गया है। तो जो हम चार्ज करेंगे वाटर,
वो ग्रीन कलर की बॉटल हो या फिर ग्रीन कलर की लेयर भी लगा सकते हैं, जो पारदर्शी आते हैं कलर की जो शीट्स आती हैं, वो करके भी हम उसको चार्ज कर सकते हैं। तो इसकी चार्ज करने की विधि है, पूरी विधि है कि हम इसको कैसे चार्ज करें, कितनी देर चार्ज करें और हम कैसे इससे लाभ उठाएं। तो ये हुआ हमारा क्रोमोथेरेपी जो प्राकृतिक चिकित्सा में बताया गया है, पर मुझे गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में भी बताया है कि वायु तत्व के लिए अ, अग्नि तत्व के लिए, सॉरी, अग्नि तत्व के लिए कैसे हम उसको बैलेंस करें अग्नि तत्व को। और जो क्रियाओं में आता है हमारा, वो योग में तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, उसका एक अलग ही है। लेकिन यहाँ पे जो दो चीजें बताई गई हैं, एक तो सनरेज बताई गई हैं। सनरेज मीन्स जो विटामिन डी है वो हम अच्छे से लें, सूर्य सूर्य की चिकित्सा, सूर्य स्नान। और दूसरा है हमारा क्रोमोथेरेपी प्राकृतिक चिकित्सा में, इसके द्वारा हम अनियमित कोष को परिमार्जित कर सकते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो आया है, वो है आकाश तत्व। तो ये जो हमने जो चार तत्व पढ़े हैं, जैसा जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। तो जो हम इनकी शुद्धि, जो इनकी शुद्धि करने का पर्पज है कि हम वो छोटी छोटी चीजें जो हमारे आसपास, जो हमें आसपास अपने वातावरण से मिल रही हैं, हम उनको, उन पे ध्यान देके कैसे परिमार्जित करें। सपोज जल तत्व है तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जल को हम कैसे अच्छे तरीके से इंटेक करें, मीन्स ऊषापान जो बताया उसको रेगुलर कैसे करें, दिन भर में जल की मात्रा हमारे शरीर में कितनी हो, इस पे हम ध्यान रखें। आजकल वैसे भी जो मौसम है, गर्मी का जब मौसम चेंज होता है, तब उस टाइम पे हमें बहुत ध्यान देना होता है कि हमारा आहार जो हो वो कम हो, लिक्विड डाइट हम ज्यादा लें। बोलते हैं ऐसे सभी, जब आप अच्छा आहार लेंगे तभी आप अच्छे रूप से पोषित हो पाएंगे। तो आहार कम और पानी की मात्रा ज्यादा। तो पूरे दिन जल तत्व को बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छा यही है कि आप ऊषापान नियमित करें। जो पानी है दिन भर उसको लगातार एक एक घंटे के गैप पे पीते रहें। पानी की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए आपके शरीर में, क्योंकि पानी जो है, जो भी भोजन आपने ग्रहण किया, उस भोजन को डाइजेस्ट करने में, उससे उसको पोषित करने में, ब्लड सर्कुलेशन में बहुत हेल्पफुल होता है पानी। जितना ज्यादा आप पानी पिएंगे दिन भर, उतना ज्यादा आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा। आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन ऐसी चीजें नहीं होती हैं अगर आपका टाइमिंग ठीक है, आपका आहार ठीक है और आप पानी प्रॉपर तरीके से पी रहे हैं पूरे दिन में, तो आपके टॉक्सिन्स भी इजीली रिमूव हो जाते हैं बॉडी से। तो जल तत्व के को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम उषा पान नियमित करने की हैबिट डालें। दूसरा है हमारा कि पानी को हम लगातार पूरे दिन पीते रहें, पानी की कमी ना हो, जितना पानी हम पी सकते हैं पिए। जिनकी हैबिट नहीं होती है उनको भी अपना टाइमिंग के साथ पानी पीने की हैबिट डालना है। पानी लगातार पीते रहें, ये हो गया जल तत्व को बैलेंस करना। अगर ऐसा करते हैं तो हम देखेंगे कि खुद ही हमने कहीं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किए, लेकिन हमारी पूरी बॉडी के टॉक्सिन्स इजीली निकल रहे हैं और हम एनर्जेटिक हो रहे हैं। दूसरा जो मैंने तत्व बताया था, जिसपे हमने बात कर रहे थे, दूसरा था हमारा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व में जो हम आहार खा रहे हैं, वो आहार हमारा कैसा हो, आहार पे हम ध्यान दें, शाक सब्जियों पे ध्यान दें। मॉर्निंग से इवनिंग तक का हम कैसी डाइट ले रहे हैं, टाइमली खा रहे हैं, ये हमारा आहार है। और जिस वातावरण में रह रहे हैं वो वातावरण कैसा हो, मैक्सिमम हम कोशिश करें कि हमारी जो मिट्टी है वो उपजाऊ बने, इसमें हम अपनी भूमिका निभाएं। मिट्टी का उपयोग कैसे कर सकते हैं, मिट्टी को हम किसी भी तरीके से, जो प्राकृतिक चिकित्सा में बताया, मिट्टी का उपयोग उस तरीके से कर सकते हैं। साथ में जो हमारा आहार है, हम उसको पोषित करके भी अनियमित कोष को परिमार्जित कर सकते हैं। फिर है हमारा आता है वायु तत्व। वायु तत्व में जो हमने बताया है कि फ्रेश एयर में घूमने की हैबिट डालें अपनी डेली मॉर्निंग में। और साथ में योग में जो प्राणायाम बताया गया है उसका अभ्यास करें वायु तत्व को बैलेंस करने के लिए। वो अपने आप में जब हम ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे, ब्रीदिंग पे अपना फोकस कीजिए, पूरे दिन ब्रीदिंग पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। 2 से 3 दिन में आपकी हैबिट हो जाएगी कि आप गहरी सांसें लेंगे। गहरी सांसें जैसे ही आपने लेना प्रारंभ किया, वैसे ही आप मेंटली देखेंगे और फिजिकली उसका इम्पैक्ट देखेंगे कि आपकी कंसंट्रेशन, आपकी मेमोरी और आपका फिजिकली आप कितना फिट हो रहे हैं। उसके बाद हमारा आता है
अग्नि तत्व के लिए जो हमने बात की सूर्य की किरणें, और जो दूसरा हमने क्रोमोथेरेपी। तो ये जो क्रोमोथेरेपी है वो सूर्य की किरणों से ही होता है। सूर्य की किरण चार्ज वाटर है। इससे अलग-अलग तरीके से हम कैसे यूज़ करके टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं और अन्य कोश को परिमार्जित कर सकते हैं। फिर आता है हमारा जो अति सूक्ष्म जो हमारा नेक्स्ट आया है आकाश तत्व। आकाश तत्व अति सूक्ष्म होने के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। आकाश को ईथर भी कहते हैं। पिछली क्लास में बाबूजी ने क्लास में बताया था कि 3 आकाश की चर्चा की थी। 3 आकाश में एक था जो हमारा प्रत्यक्ष आकाश था, जो हमारे डाइजेशन को जो हम खाते हैं, अन्न खाते हैं, कितना अन्न खाते हैं, अन्न की मात्रा कितनी होनी चाहिए, अन्न को हम उतना खाएँ कि पेट हमारा थोड़ा खाली रहे, इतना ना हो कि हम पेट को पूरा भर लेते हैं, वो प्रोसीजर नहीं होता अन्न ग्रहण करने का। अन्न हम उतना ही खाएँ कि थोड़ा स्पेस उसमें वो और चीज़ों के लिए हो ताकि वो पोषित हो पाए, डाइजेस्ट हो पाए। तो एक था प्रत्यक्ष आकाश, दूसरा था जो बताया था चिदाकाश, प्रत्यक्ष आकाश के बताया था एक चित्ताकाश, जो चित्त है हमारा मन, मन के विचार जो हमारे होते हैं, वो, और एक बचा चिदाकाश जो हमारा सहस्त्रार है। तो जो आकाश की बात यहाँ पे की गई है, उसे हम गायत्री महाविज्ञान में जो चर्चा की है आकाश की, आकाश को ईथर कहते हैं। तो जो अ, वाणियाँ हैं, जैसे हम जो वाणी हैं, वाणियों के 4 टाइप बताए गए हैं गायत्री महाविज्ञान में परम पूज्य गुरुदेव ने वाणी की चर्चा की है, जिसमें है पहली है बैखरी बाणी, जिस बाणी से हम बोलते हैं, जो हम नॉर्मली बात कर रहे हैं बैखरी बाणी है। दूसरी बाणी है मध्यमा, जो हम संकेत के द्वारा बोलते हैं, जो संकेत होते हैं उनके द्वारा जो हम बोलते हैं वो है मध्यमा। तीसरी है वाणी हमारी पश्यंती, पश्यंती वाणी है, जो हम मन में बोलते हैं सिर्फ, जो मन में बोलते हैं, जो मन से सुनते हैं, जो विचार होते हैं वो है पश्यंती वाणी। और जो हमारी चौथी वाणी है वो है परावाणी, जो कि परावाणी जो हमारे संकल्प होते हैं, जो हम दृढ़ संकल्प होके जो भी हम विचार करते हैं, वो है हमारी परावाणी। तो जो आकाश तत्व है, वो विराट है, पूरा सूक्ष्म है, जो हम विचार करते हैं, वो हमारे पूरे आकाश में जाते हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं कि हम जो भी सोचेंगे, जो भी करेंगे, वही रिवर्ट होके हमारे साथ होगा। तो हम जो बताई गई यहाँ पे प्रोसीजर आकाश तत्व को बैलेंस करने के लिए, वो बताया गया है स्वाध्याय। स्वाध्याय हमारा ऐसा उत्कृष्ट स्वाध्याय जो हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए और हमें आगे की ओर ले जाए। तो जो आकाश तत्व के लिए है, वो है सबसे ज़्यादा हमारे विचार। जो भी हम विचार करते हैं, वो संप्रेषित होके आकाश में जाते हैं। हज़ारों करोड़ों विचार आकाश में भ्रमण करते रहते हैं। जिस केंद्र पर केंद्रित होकर, जिस पॉइंट पे केंद्रित होकर हम विचार करते हैं, उसी के सराउंडिंग्स वैसी बन जाती हैं और वैसा ही हमें रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो हमारे विचार कैसे हों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विचारों का महत्व है बहुत। तो विचारों के लिए, विचारों को परिमार्जित करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी बताया गया है स्वाध्याय। तो नियमित स्वाध्याय करें, जो कि हम क्लास में भी चर्चा होती रहती है, बाबूजी बताते रहते हैं कि जो उपनिषदों का ज्ञान है, वो प्योर ज्ञान है, पवित्र ज्ञान है। जो ज्ञान वेदों के द्वारा दिया गया है, वेदों से उपनिषदों में आया है, तो उपनिषदों का ज्ञान सबसे ऊपर माना जाता है वेदों के बाद, क्योंकि उपनिषद ही है जिसमें हर चीज़ को एक छोटी-सी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक हम पूरा हर चीज़ का छोटा छोटे से लेके बड़ा एलॉबरेशन किया गया है। तो उपनिषदों में पूरा ज्ञान है, उपनिषदों की जो भी हम चर्चा करते हैं, इसीलिए करते हैं कि हमें सीखने मिले और हम उनको प्रैक्टिकली थ्योरेटिकल के साथ प्रैक्टिकली भी हम उनको इम्प्लीमेंट करें और परिमार्जित करें। तो जो कोशों की बात की हमने अन्नमय कोश की, तो अन्नमय कोश में जो तत्व थे हमारे, ये 5 तत्व हैं, इनको बैलेंस रखते हुए अलग-अलग तरीके से छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनको यूज़ करते हुए हम कैसे इसका परिमार्जन कर सकते हैं, अन्नमय कोश की शुद्धि कर सकते हैं। तो ये 5 तत्व के द्वारा अनियमित कोष की शुद्धि करें, धीरे-धीरे इनको अपनाते जाएँ विधियों को और इसका लाभ लेते जाएँ। जितना ज़्यादा हम अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा हम सीखेंगे, उतना ज़्यादा हमें इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। तो आज की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगी कि
जी दीदी धन्यवाद। अभी बाबूजी से निवेदन है और प्रश्नोत्तरी सेशन है, तो जिन लोगों को प्रश्नोत्तर भी इसमें पूछने हैं तो अपना क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और बाबूजी से भी निवेदन है कि बाबूजी भी कृपया आएं, उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जी जी प्रकृति को प्रणाम, अमन जी प्रणाम, सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। देखिए बहुत अच्छा क्लास ली हैं, क्योंकि इनका सब्जेक्ट रहा है योगा और इसमें डॉक्टरेट की हैं। इन सब प्रैक्टिस से गुजरना होता है एक योग टीचर को, तो खुद का अनुभव इसमें शामिल है। इसलिए हम चाहेंगे कि इसमें आज की कक्षा में कोई प्रश्न बनता हो तो हम लोग करें और सीधे प्रश्नोत्तरी में आए। देखिए एक तो अपने तरफ हम ये बता दें कि जो भी विजिबल है इस बॉडी में, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फोटो ले सकते हैं आसानी से, कुछ भी विजिबिलिटी जो है इसी को स्थूल शरीर कहते हैं। और ये स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, पूरा का पूरा अन्न से बना है। बस मजबूत और शानदार टिकाऊ भोजन करेंगे तो मजबूत होगा, इसमें तो सामान्य सी बात है। और 5 तत्वों से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तो ये शुद्ध फॉर्म में रहे और बढ़िया रहे तो इनसे बना हुआ ईटा, मकान, बिल्डिंग टिकाऊ रहेगा। तो शुद्ध फॉर्म में कैसे लें? आज का जलवायु दूषित हो गया है, मान मिट्टी भी हर जगह का नहीं है, कहीं से लेकर के लिप लेवार लें अपने को। पानी भी यदि मिलते रहता शुद्ध तो बोतलों में पानी क्यों बिकते रहता हर जगह महंगा, और इन दिनों बैरल में भी पहुंचाया जा रहा। इसका मतलब है कि इसमें प्रदूषित आदमी का रहन सहन कुछ ऐसा हो गया है, इन्वायरमेंट से हम लोग दूर भाग गए हैं। ये हर जगह प्रदूषित, तो पृथ्वी भी की मिट्टी भी प्रदूषित, जल भी प्रदूषित जहाँ पर हो, अग्नि तत्व भी प्रदूषित है। अग्नि तत्व यानी हम सूर्य से दूर भागते जा रहे हैं। जो शुद्ध है, सूर्य की अग्नि को शुद्ध माना जाता है, तो उस अग्नि से हम लोग दूर भाग रहे हैं। और साथ ही साथ में वायु, प्राणायाम, प्राण, इसको भी लेना, प्राण लेंगे कहाँ से? प्लांटेशन से दूर भाग रहे हैं। घर में गमलों में लगाए जा सकते थे तुलसी का अधिक पौधा है, ग्रीनरी रखा जा सकता था, जितने भी थोड़े से जगह हो उसी में हम लोग। तो हर जगह ये है कि दूरी भगाने से अपने को ही घटा हुआ है। तो साफ है कि जो मोर्टेलिटी है, जो आदमी के जीवन की जीने की क्षमता शक्ति घटती जा रही, छोटे बच्चे भी कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। तो ध्यान देना ही पड़ेगा अपने आप को। हम चाहते हैं कि स्वस्थ रहे, निरोग रहे। पेंगलोपनिषद में इसका ये बताए हैं याज्ञवल्क्य ऋषि, पेंगल एक साइंटिस्ट को, भारतीय बहुत बड़े मैथमेटिशियन ऋषि हुए हैं पेंगल ऋषि। उनको याज्ञवल्क्य बता रहे हैं उन्हीं की भाषा में कि हे ऋषि, अन्न रसे न भूतवा, जो अन्न के रस से उत्पन्न होता एक, और अन्न रसेना वृद्धि प्राप्तियां, तो अन्न के रस से अभिवृद्धि होता हो, इस शरीर में बढ़ता हो। तीसरा, अन्न रसमय, अन्न रसमय पृथ्व्याम यद विलीयते, और अंत में अन्न रसमय इस पृथ्वी में विलीन हो जाता हो, तदेव स्थूल शरीर, उसी को फिजिकल बॉडी स्थूल शरीर का। तो साफ है कि अन्य अनाज में हम लोग जब सॉलिड ले रहे हैं तो सॉलिड से रस निकालने में, चूंकि अन्न के रस से बनता है ये, पेट को कचुबर निकल जाता है पीसने में, रस निकालने में, निचोड़ने में ग्राइंडर का काम करता है। ग्राइंड करेगा, उसमें जूस निकालेगा, मिक्सर ग्राइंडिंग। और यदि हार्ड लेंगे तो अब देखिए, हार्ड सुपारी और हार्ड आपने ग्राइंडर में डाल दें अपना हल्दी वगैरह का टूसा, कितना उसमें पहले चूर्ण चूर्ण करके डालना होता है। तो चूर्ण चूर्ण करने का हम दांत कर सकता था, चबा करके टुकड़ी टुकड़ी कर देता, तब पेट को थोड़ी आसानी मिलती। हम लोग ठीक से चबाते भी नहीं, पता नहीं क्या हड़बड़ी है, दिन भर तो बेदम थे ही, खाते भी नहीं ठीक से, और मोटे मोटे कौरली एक आध बार चलाया
कभी वोमिटिंग हुआ तो उसके चावल तक गिना जाता है कि चावल खा के आया। तो ये सब दांतों का काम भी आंतों से लेना। तो ये है कि अपनी जितनी ऊर्जा हम लोग बचाए थे वह ऊर्जा पीसने पेरने में ही निकल गई। तो हार्ड भोजन करने से साफ है कि शरीर की ऊर्जा कम होती जाएगी। तो सॉफ्ट, इसलिए पर्व त्योहारों में फलाहार रसाहार ये किए जाते हैं कि कम भोजन लें लेकिन एनर्जी अधिक ले लें। भले भोजन की क्वांटिटी लग रही थी कि कुछ हल्का है लेकिन अधिक मात्रा में पचा रहा है। तो हार्ड भोजन जैसे मीट वगैरह हुआ देर से पचते हैं ये सब, तो उसके लिए बढ़िया है कि आदमी साग सब्जियों से उससे अधिक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, साल्ट, विटामिन वगैरह ले ले। तो बुद्धिमान व्यक्ति रसमय भोजन लेते हैं जिसमें पेट की अग्नि कम, अपनी ऊर्जा भी कम खर्च हो और लाभ अधिक मिले। ये वैज्ञानिक सिस्टम है समझने का अपने में। और अन्न के रस से वृद्धि पाएगा। जब भी अन्न के रस से तो उत्पन्न हुआ ही हुआ है। गर्भ में बालक जो देखें एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो गर्भस्थ शिशु को क्या मिल रहा था वहां पर? गर्भ में जो बालक पल रहा है तो माँ के इसके जो गर्भाशय की दीवार से जो अम्बिलिकल कॉर्ड लगा है प्लेसेंटा, सिर्फ रस ले जा रहा। देख रहे हैं ना, अन्न रसेन भूतवा, अन्न के रस से ही बढ़ रहा है, अन्न के रस से ही वो वृद्धि को पा रहा है। सब उसमें रस मिल रहा है। पानी इसलिए बहुत बहुत जरूरी है कि अन्न के रस को हम अधिक महत्व दें। और ये तो उसको हमने अपने पर लंबा प्रैक्टिकल किया है सब, तो पाया है कि फिजिकल फिटनेस बढ़ा है, तो रोग से लड़ने की ताकत बढ़ी है, इम्यून सिस्टम बढ़ा है, लॉन्गेविटी दीर्घ जीवन भी बढ़ा है, चिरजीवन बढ़ा है। ये सब हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो आज हम देखते हैं प्रश्नोत्तरी में। अमन जी आइए, और डॉक्टर प्रगति सक्सेना भी साथ में है। तो प्रश्न जो भी होगा, क्या क्या प्रश्न बना है, कुछ है क्या चैटिंग? दीदी कुछ प्रश्न है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न इनका है, वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का है। बाबूजी प्रणाम, ना ही ज्ञान सदृशम पवित्रम यह विद्यते को स्पष्ट करें। अब देखिए, ज्ञान को ही आकाश तत्व कहा गया। आज हम तत्व से जोड़ेंगे हर चीज को। तो ज्ञान शुद्ध है, जिसे शुद्ध ज्ञान शुद्ध आकाश देखते हैं, उसी को चिताकाश और चिदाकाश कहते हैं। ठीक है, तो जितना ही ज्ञान शुद्ध होगा, जैसे एक हो जाता है पदार्थ का ज्ञान, ये भी जरूरी है। बाहर चलाना है, गाड़ी वगैरह चलना है, कैसे चले, क्या करें, कंडे बनाना है, गोबर पाथना है, किसान हल चलाना है, इसकी भी जानकारी ना हो तो आदमी उल्टा पुल्टा करके पैर हाथ बैल का काट के आ जाएगा। तो ये ज्ञान हो जाता है जैसे पदार्थ ज्ञान। तो इसलिए 4 प्रकार के ज्ञान के स्तर हैं। तो पूरे जो ज्ञान की धारा है उसको पढ़ाने के लिए ऋषि ने किया कि 4 फैकल्टी बना दिया, बस 4 वैरायटी का ज्ञान को भी 4 भाग में बांट दिया। एक को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान, दूसरे को कहा गया आत्मज्ञान, तीसरे को कहा गया तत्व ज्ञान, और चौथा है सर्व ज्ञान, जो संसार में पेट भरू शिक्षा जो दी जाती है, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई जाती है, संसार में बढ़िया से सुखमय जीवन जीने के लिए जो ज्ञान मिलता है, ये हो जाता है, उसको सर्व ज्ञान कहते हैं। बस तो इन्हीं 4 फैकल्टीज में स्कूल कॉलेजेज में पढ़ाए जाते हैं। तो ये है। तो पदार्थ जगत की जानकारी भी जरूरी है हमें, बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, पेट भरने के लिए, संसार में जीने के लिए। तत्व ज्ञान कहा जाता है उसे थोड़ा शुद्ध फॉर्म में, कि संसार कितने तत्वों से बना है, इंग्रेडिएंट से, और इन तत्वों का कैसे निर्माण होता है, कैसे होता है। जैसे पृथ्वी तत्व की जानकारी मिल गई तभी तो लेपन करेंगे, क्या करेंगे, कैसे होता है, उसमें टॉक्सिन सोखता है, ये सब उसके तत्वों की जानकारी। बाहर तो मिट्टी मिट्टी दिखेगा, पौधे सारे हरे भरे दिखेंगे, लेकिन कौन में कौन सा औषधीय गुण है ये कहाँ दिख रहा है उसका। तो इसकी जानकारी को तत्व ज्ञान कहा जाता है, कि वो उसके सूक्ष्म में जो तत्व हैं लेकिन दिखेंगे नहीं सब, और वो सब इंग्रेडिएंट्स बन के काम करते हैं। ज्ञानेंद्रियां कहाँ दिख रही है, भी इसको तत्व कहा। 5 कर्मेंद्रियां, ये हाथ पांव तो दिख रहे हैं लेकिन उसमें काम करने वाली बिजली नहीं दिख रही, कर्मेंद्रिय कहा गया है। कर्मेंद्रिय सा प्राण पंचकम प्राणमय कोशः, तो 5 प्राण नहीं दिख रहा है, न ज्ञान दिख रहा है, न वो दिख रहा है। तो इन सब को शुद्ध करने की प्रणाली है ये सब का। और भी ऊपर में आ जाता है आत्मज्ञान,
शरीर में के भीतर में मैं क्या हूँ इसकी जानकारी मिल जाए कि मैं क्या हूँ, जो सोच रहा है, कर रहा है, बोल रहा है, उसकी क्या स्थिति है। शरीर के साथ मेरा अंत हो जाता है कि बाद में भी बचे जाते हैं, और बाद में बच गए तो जर्नी हमारी क्या हो, तो उसको हम कैसे बढ़ावें, डेवलप करें, लाभ लें। और सारी सृष्टि को संचालन करने वाली जो मुख्य है ब्रह्म सत्ता, उसके साथ कैसे संपर्क जोड़ा जाए, लाभ लिया जाए, ये ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में आता है। तो जैसे जैसे ये ज्ञान का स्तर बढ़ेगा तो आकाश तत्व शुद्ध होगा, तो आदमी का व्यवहार में चेंजेज आता है, परिवर्तन। तो ज्ञान के समान पवित्र वस्तु कुछ नहीं, ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह विद्यते। इसलिए कहा कि आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान सबसे पवित्रतम वस्तु है। तो ब्रह्म ज्ञान को ही कहा दिया गया, आत्मज्ञान को, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, आत्मज्ञान की साधना करो, ब्रह्म ज्ञान की साधना करो, जिससे कि सब तरह के भस्मसात कर्मों का, पाप कर्मों का, पुण्य कर्मों का, संचित कर्मों का, और भी ये है प्रारब्ध कर्मों का, एक बार में जला करके भस्म कर देगा। इतना होता है, जैसे बुद्धत्व हो जाता है कि मैं तो पापी हूँ ही नहीं, मैं तो कभी मेरा स्वभाव ही नहीं है कोई उदास होना ही, मैं तो विशुद्ध आत्म तत्व हूँ। ये ज्ञान सारे के सारे पाप पुण्य कर्मों को भस्म करके रख देगा। इसलिए कहा कि ज्ञान से शुद्ध वस्तु कुछ भी नहीं यहाँ पर। जी धन्यवाद। जी बाबूजी, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें प्रगति दीदी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रणाम दीदी। दीदी, सर्वाइकल व L4 L5 रीढ़ की हड्डी की समस्या के लिए तत्व शुद्धि किस प्रकार लाभकारी है? जी भैया, नाम ये जो नंबर जो रीजन बताया है L4 L5, इसमें प्राकृतिक चिकित्सा में जो हम मिट्टी चिकित्सा की बात कर रहे थे वो कर सकते हैं, वो काफी लाभकारी है। जो नंबर रीजन है इसके लिए हम पूरा मिट्टी का पूरा पैक बना सकते हैं, जो पूरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो नंबर 5 कवर हो रहा है, L1 से लेके L5 तक पूरी हम उसको रेक्टेंगल शेप में शीट ले सकते हैं कोई ऐसी, जो पूरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती हो। तो जो मिट्टी है उसका हम यूज करके इसे लाभ ले सकते हैं। मतलब इसको लगातार एक दिन से शुरू करके 7 दिन तक लगातार हम इसे कर सकते हैं, और ज्यादा भी इंक्रीज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपको प्रॉब्लम कैसी है, अभी स्टार्ट हुई है, स्टार्टिंग स्टेज में है, या फिर आपको काफी टाइम हो गया है। तो जैसे जैसे आप इसका यूज करते जाएंगे आपको उस तरीके से बेनिफिट देती चली जाएगी। तो मिट्टी चिकित्सा इसमें इजी भी है और उपयोगी भी है। तो आप मिट्टी चिकित्सा का यूज कर सकते हैं इसमें L4 L5 के लिए। जी धन्यवाद दीदी। इसमें भूपेंद्र राणा जी का प्रश्न है बाबू से। गुरुजी सादर प्रणाम। अन्न और भोजन में क्या अंतर है? अन्न को कैसे परिभाषित करेंगे? क्या क्या प्रश्न को फिर से पढ़िए। हाँ, ये कह रहे हैं अन्न और भोजन में क्या अंतर है, अन्न को कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, अन्न का अर्थ होता है जीवनी शक्ति। अन्न, जिसे प्राण में प्र प्लस अन्न, दो अक्षरों का ये गुंफन हो जाता है, प्र एक उसमें उपसर्ग लग गया। तो अन्न, अब तो जिससे भी हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है तो उसको अन्न में ले लिया। तो एक तो भोजन हम लोग लेते हैं, इससे तो प्रत्यक्ष लग रहा है कि जीवनी शक्ति बढ़ रही है, लेकिन जो व्यक्ति कोमा में चला गया हो तो उसके लिए उसको तो भोजन कैसे ले सकता है, या कोई वो पड़ा हो, या फिर जाकर के एक्सीडेंट के समय में तो पानी भी मांगने पर बाहर से नहीं दिया जाता, ड्रॉप ड्रॉप चढ़ाया जाएगा कैसे। तो इसलिए कहा गया उसमें कि अन्न भी भोजन है, आपो वही अन्नम, जल को भी अन्न कहा है। तो इसलिए रसाहार हम लोग रहते हैं या जलाहार रहते हैं, तो दूध छाछ वगैरह को ले रहे हैं, तो उससे जीवनी शक्ति की वृद्धि होती है, और लिक्विड फॉर्म में आसानी से आते कमजोर है तो भी एब्जॉर्ब करके ले लेगा। आंतों को मजबूत होना पड़ता है सॉलिड भोजन को पचाने के, लेकिन कमजोर आते हैं, किसी को डायरिया डिसेंट्री हो रहा है, तो उस हालत में वो अनाज नहीं खा पाएगा, उसको वैसा चाहिए लिक्विड फॉर्म। इसलिए कहा कि जल भी अन्न है, तेजो वही अन्नम, तेज को भी अन्न कहा गया, अग्नि को अन्न। अन्न के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से हम लोग लेते हैं, विटामिन डी वगैरह ले लिया, कैल्शियम को जो डाइजेस्ट करता है, पचाता है।
और भी भाप के रूप में ये अग्नि के रूप में आ गया। हवन हम लोग किए तो अग्नि के रूप में उसके परमाणु बहुत इधर उधर ऊपर भागने लगे और उसको शरीर के भीतर में ऊर्जा के रूप में हम लोग खींचे ले लिए। तो ये भी हुआ करता है। भाप के और भी वायु के माध्यम में जो ये निकलते हैं, जो उसमें कुछ फोटॉन्स के कण चमकीले रहते हैं, यूनि शक्ति रहता है। देखते होंगे चमकीले कण, तो गुरु जी ने लिखा है कि सविता लोक से आने वाला वो दिव्य प्राण है। तो हवा तो ले ही लिए, लेकिन साथ में वो भी चला जाता है भीतर में, जो नर्वस सिस्टम को चमका के रख देगा, चमक ला देता है। इस सबको, तेज को भी अन्न कहा गया है और आकाश को भी अन्न कहा गया है। मेंटल मेडिटेशन से साधक खाता है, विल पावर बढ़ जाए। या देखते हैं भोजन नहीं दिया जाएगा, नहीं खाएंगे, आप देख लीजिएगा, सचमुच में नहीं खाएगा उसको कुछ नहीं होगा। तो ये विल पावर के माध्यम से भी भोजन आदमी लेता है, थॉट के माध्यम से। मेडिटेशन में कोई समाधि में चला गया हो, जैसे भगवान बुद्ध 7 दिनों तक गहरी समाधि में जब चले गए, बिल्कुल शरीर अस्थिर है, लेकिन शरीर की चमक बढ़ी, न कि शरीर उसका शरीर कमजोर हुआ। तो ये हम लोग देखते हैं कि थॉट के माध्यम से भी आदमी भीतर से भीतर लेते रहता है। तो 5 तत्वों को अन्न कहा गया है। एक भी तत्व सुना जाता है कि ये अनाज नहीं लेते हैं महात्मा जी, और वो नहीं अनाज ले रहे हैं, वो हवा के माध्यम से ले रहे हैं, मेडिटेशन के माध्यम से ले रहे हैं। हो ही नहीं सकता है कि बिना अन्न के माध्यम से कोई जीवित रह जाए। केवल भोजन नहीं लेते हैं तो हम लोग समझते हैं कि अन्न नहीं ले रहे हैं। हम लोग अन्न की परिभाषा में केवल भोजन रखते हैं, सॉलिड बॉडी के, लेकिन 5 तत्व अन्न है, जीवनी शक्ति के लिए आवश्यक है। जी प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी मेरा प्रश्न है कि नेचुरोपैथी में चूंकि जो भी तत्व शुद्धि की जा रही है वो सब क्रियाओं के माध्यम से होती है, तो चूंकि सूक्ष्मता की बात हम लोग करते हैं, तो ये तत्व शुद्धि क्या संकल्प के माध्यम से, थोड़ा सूक्ष्मता में जाने पर संकल्प के माध्यम से भी की जा सकती है? हाँ बिल्कुल, और वो ही काम करेगा, अधिक तगड़ा काम वही करेगा। सॉलिड भोजन शाकाहारी किशमिश मुनक्का खाएं या चुरा के खाएं, तो वो घाव थोड़ा फुंसी हो जाएगा। ऐसा नहीं कि चुरा के किशमिश सात्विक खा रहा है तो हो जाएगा, निकाल देगा उसमें। अन्न में संस्कार भी आते हैं, कैसे किया गया, कैसे लिया जा रहा है। तो हितभूख रितभूख, रितभूख भी कहा गया है। पसीने की कमाई हो तो सूखी रोटी भी एकदम बम बम रहेगा। देखते हैं स्टैंड रहते हैं लेबर क्लासेज के लोग जो परिश्रम करके खा रहा है। तो ये रहा करता है कि हर एक कोई अन्न है तो सूक्ष्म वाला अन्न है कि किस सात्विक कमाई है क्या नीति की कमाई है, तो उस पर भी ध्यान देना पड़ता है जो साधक होते हैं आत्मानुसंधान में चलने वाले। और भी जो था आपके लंबर रीजन का, तो मिट्टी से तो समाधान मिल गया, उसमें जल भी गुनगुने पानी का सेवन करेंगे तो वहां पसीना आएगा, वहां पसीना आने से वहां के टॉक्सिन निकलते हैं। तो कुछ ऐसा करें कि कमर वाला सीधा हमेशा वो बैठने की कोशिश करें, बेंडिंग वाला स्थिति न रहे। और डॉक्टर से इसलिए दिखा लें कि हो सकता है कि वहां पर ब्लॉकेज हो गया हो ब्लड कैपिलरीज का, कि ब्लड नीचे नहीं जाने दे रहा, तो शून्य जैसा हो जाता है नीचे के अंदर। तो उस हालत में हार्ड हो गया है कार्टिलेजिनस, तो वो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो हमें ये देखना है कि ऐसे सामान्य साइटिका वगैरह में तो यही होता है कि वहां पर किसी तरीके से स्लिप डिस्क हो गया हो, तो या टॉक्सिन है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं नीचे जाने दे रहा, तो उसका ध्यान करें। और मेडिटेशन करना हो अग्नि तत्व से, तो लंबर रीजन का होता है मणिपुर चक्र, डायरेक्ट सूर्य से वहां ऊर्जा लेकर के उसको वहां से लाभान्वित किया जा सकता है मेडिटेशन प्राणाकर्षण के साथ में। तो ये है सूक्ष्म अन्न है सब। तो हमें हर वैरायटी का अनाज खाना चाहिए। जी धन्यवाद बाबूजी, प्रणाम। जी धन्यवाद। देखिए सिंगापुर से हैंडरेज है। अच्छा पहले विष्णु जी के देख लेते हैं हैंडरेज। जी विष्णु भैया। प्रणाम बाबूजी। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी, एक मतलब अपना पर्सनल जिज्ञासा थी आपसे प्राथमिक अभ्यास तत्व शुद्धि के इस परिप्रेक्ष्य में, कि जैसे बाबूजी गार्डनिंग में मेरा इंटरेस्ट है, तो जब हम गार्डनिंग करते हैं बाबूजी, तो उस टाइम हम स्थूल रूप से मिट्टी के संपर्क में रहते हैं और सूर्य का प्रकाश भी मिलता रहता है। गार्डनिंग सामान्यतया मैदानों में होती है, तो वायु के भी संपर्क में रहते हैं और सूर्य के जो प्रकाश से खूब पसीना निकलता है बाबूजी, तो जल तत्व के भी संपर्क में रहते हैं। और उस समय काम करते करते आप जो उपनिषद का पढ़ाते हैं उसका भी चिंतन मनन मंथन चलता रहता है। हाथ भी नहीं करता है बाबूजी, पता नहीं कौन सा प्राण काम करता है कि वो भी चलता है और वो भी होता है और थकान भी नहीं होती।
तो ऐसे उपक्रमों से क्या तत्व शुद्धि की जा सकती है? हाँ जी, तभी तो आप स्मार्ट दिखते हैं। इतने सारे एक्सीडेंट, दुर्घटना, टॉर्चर आपका भी हो गया था, सुन रहे हमारी जैसा। तो उसमें रह गया है कि आप उसका खुद फीलिंग कर रहे होंगे कि जीवनी शक्ति बढ़ रही है कि नहीं। हाँ, अब एक और जी, बात है कि इसलिए जैसे कि प्लांटेशन के बीच में आप रहते हैं, लेकिन प्लांट कौन सा है इस पर भी निर्भर करता है। तुलसी वाला आसपास में एरिया है कि गजरेला है, गजरेला और खराब करेगा वहां पर। तो वो कैसा भाप छोड़ता है, ट्रांसपिरेशन, इसके ऊपर भी निर्भर करता है कि कैसे प्लांट्स के बीच में आप रख रहे हैं। तो जो एडिबल हुआ करता है वो अच्छे प्राण दिया करता है, ट्रांसपिरेशन अच्छे करते हैं। जो भी हम लोग जो भोजन के रूप में हम लोग लेते हैं जीवनी शक्ति बढ़ाने वाला, ये सभी पौधे खींचते हैं, जी, ग्रीनरी दिया करते हैं। ठीक है, धन्यवाद। जी, प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। हाँ जी। जी, अमित भाई साहब जी। हाँ बाबूजी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बाबूजी मेरे एक हमारे पास कोई योग करने आते हैं, वो लेडीज हैं। मतलब उनको प्रॉब्लम क्या है कि उनको डायबिटीज है, और उनका कफ जो है काफी देर से वो आयुर्वेदिक दवा वगैरह ले रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा। और दूसरा अब क्या हो रहा है कि कफ के साथ साथ जैसे वो कफ करते हैं तो यूरिन निकल जाता है थोड़ा सा साथ में। तो इसका उपाय बताएं कोई। देखिए, एक तो डायबिटीज में हमें वो करना है कि उनको कार्बोहाइड्रेट उनको बंद करा देने की कोशिश करनी पड़ेगी। प्रोटीनियस चीज अधिक लें, कार्बोहाइड्रेट बंद कर दें, और लेना भी है तो केवल फिनिशिंग टेस्ट के लिए हल्का फुल्का ले लें ताकि उनको मन बगावत न करे। लेकिन वो चूंकि ग्लूकोज बनेगा, सारे कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट तभी होंगे जबकि ग्लूकोज में बदलेंगे। और ग्लूकोज को उनको मशीन अपने ही खराब है, उनका रेगुलेटर खराब है, पैंक्रियाज। तो रेगुलेटर खराब है, इसके बाद भी लोड दे रहे हैं, उसको काम वर्क दे रहा है, तो वो कभी भी नहीं, योगा से वो ठीक नहीं होने वाला है। केवल योगा करा रहे हैं लेकिन उस पार्ट्स को डैमेज किया जा रहा है। तो एक तो है कार्बोहाइड्रेट बंद कर दें, प्रोटीन से काम चल जाएगा बिल्कुल ही। और दूसरा बात ये करें कि जो पैंक्रियाज भी बनता है तो अनाज से ही बना होगा, क्योंकि बॉडी पार्ट्स कुछ भी है, यहाँ तक कि नर्वस सिस्टम में भी जो न्यूरॉन्स हैं वो भी तो सॉलिड दिख रहा है, ब्रेन वगैरह, तो वो सब भी अनाज से बनता है। तो अब वो बनता है तो जो कषाय है जिसका टेस्ट कषाव है, जैसे कि बेलपत्र के पत्तों का रस का सेवन यदि कर लें तो वो उनको बहुत काम करेगा। या उसके जो और भी होता है कषाव, उसका ड्राई भी मिलता है चूर्ण, बेलपत्र का उसका चूर्ण भी मिलेगा, बेल का कुछ भी, तो वो काम करता है। जामुन के गुठली का भी कषाय है, या ये करेले वगैरह कटु जो स्वभाव वाले हैं कषाय के, तो ये सब भी काम आते हैं डाइजेशन में। नीचे जैसे हरड़ हो गया, हरड़ और बेल दोनों ही काम करता है आपको नीचे के लोअर डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो वो काम करेगा उसको पैंक्रियाज वाले रीजन के। तीसरी बात, कुछ आसन वैसे बतावें जिसमें उसका मसाज हो, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग कर सकती हो, या बाह्य कुंभक में महाबंद लगा सकते हैं, या उडियान उडियान भी लगा सकते हो। अधिक से अधिक जो आउट ब्रीदिंग करने के बाद रोके और उडियान बंद लगावें तो मसाज होगा उसका, तो ये सबसे अधिक काम करेगा। डीप ब्रीदिंग भी शुरू हो जाएगा, तो कफ कफ ब्लॉकेज है वो भी निकलेगा इसमें। तो प्राणाकर्षण प्राणायाम का हल्का हल्का अभ्यास उसको उनको बढ़ाया जाए, और वो आ रही ऊर्जा और उसको ठीक कर रही है। ध्यान भी करना होता है मणिपुर चक्र में कि वहां से उत्पन्न होने वाली बिजली अग्नि अग्नाशय को जा रही है। अग्नाशय हिंदी में बोला जाता है पैंक्रियाज को, तो वो जा करके उसमें जो भी पार्ट्स लैंगर आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस जो उसके काम कम कर रहे हैं, वो फिर से उसका स्टेम सेल फिर से उसको एक्टिवेट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मेडिटेशन यदि करेंगे कि उस अग्नि का बात मान लेता है हार्मोन, तो इंसुलिन उसकी बात मान लेगा और उससे फिर से उत्पादन शुरू कर देगा, बढ़ा देगा। तो ये क्रिया उनके साथ में जोड़ी जा सकती है करने का, तो ये ठीक है। और बाकी उनको आप अपने ढंग से हैंडल करें, क्या दिक्कत पड़ रही है। लेकिन बाबूजी कफ के साथ यूरिन क्यों पास हो रहा है? हाँ, कफ के साथ यूरिन इसलिए आ रही है कि उनको ये बजरोली या सहजोली, महिलाओं के लिए सहजोली कहलाता है, तो सहजोली का अभ्यास करवा रहे हैं। इसका मतलब होता है कि मूलबंध वाले एरिया का पूरे पेरिनियल ऑर्गन्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, रोकें, और ये करें तो वहाँ के मसल्स हैं थोड़ा सा मजबूत हो जाएंगे, ताकि खांसने में जो प्रेशर पड़ रहा था और थोड़ा सा यूरिन जमा था बाहर निकल गया।
तो वहाँ के मसल्स लूज हैं, और ओल्ड एज में ऐसे भी लूज होता है, लेकिन जो योगा करने वाले हैं, योगा टीचर, उनको लाइफ टाइम और स्ट्रॉन्ग रहता है। इसलिए जरूरी कहा कि सत्तम मूलबंधना वृद्धो युवा भवती वृद्धो अभी, इसका मतलब होता है कि मसल्स में आपका स्टेमिना ठीक रहेगा। तो उनको सहजोली मुद्रा का अभ्यास आप करा सकते हैं, या पुरुषों के लिए जिसे बजरूली कहते हैं, तो यूरेथ्रा पार्ट्स को खींचा जाता है, क्योंकि महिलाओं के यूरेथ्रा पार्ट्स बहुत छोटे होते हैं, तो लेकिन वहां पर यदि स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्लैटरल मसल्स भी सब काम आ जाता है। तो ये वाला, जिसे मान लीजिए कि सीधे खड़े हों, जिसे सीधे बैठे हैं महिला, तो इस समय यदि हम लोग मूलबंध लगाएंगे तो केवल एनल मसल्स के एरिया वाला ही मसल्स खिंचाता है सीधा, लेकिन यदि ब्रीदिंग कर लिया है थोड़ा और आगे झुक जाएंगे 45 डिग्री, तो इसमें इसके बाद आप कर रहे हो तो यूरेथ्रा पार्ट्स खिंचाने लगता है। तो इसको बजरूली कहा जाता है, या महिलाओं के सेंस में इसको सहजोली कहेंगे। और उसको कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो होगा क्या, वहाँ के मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, फिर तो खांसने मन के माध्यम से यूरिन नहीं निकलेगा। बाबूजी, इसका कोई आपका वीडियो है जो आप इसके लिए बता सकते हैं? और पता नहीं क्लासेस में लिया था नितिन जी, उसको रिकॉर्ड करते रहते हैं, कहाँ पर है, लाइब्रेरी में किधर पड़ा है, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं पर होगा, नहीं तो क्लास में ऐसे ही आमने सामने बता देंगे जैसे अभी बता रहे हैं। ठीक है। बाबूजी, एक और चीज पूछनी थी कि एक साधक हैं, वो मतलब 60s में है, तो उनको लेफ्ट साइड का नमनेस, चेस्ट के पास का एरिया नम हो जाता है, मतलब जैसे उनको कुछ फीलिंग नहीं हो रही वहां पे। तो ये 6-7 दिन से ये उनके साथ लगातार हो रहा है। थोड़ी देर पहले वो कोविड हुआ था उनको, उसके बाद से मतलब ये हो रहा है उनको प्रॉब्लम। तो उनके लेफ्ट ऑर्गन्स में कोई फीलिंग माने सेंसेशन नहीं है कि क्या, हम समझ नहीं पा रहे। हाँ जी, लेफ्ट साइड जो है वो मतलब उनको थोड़ी मतलब कि रेगुलर नहीं, उनको सेंसे मतलब ये नम्बनेस जो है वो रेगुलर नहीं रहता है, जो सेंसेशन खत्म हो जाता है बीच बीच में, जैसे थोड़ी देर बाद जैसे उनको सेंसेशन खत्म हो जाता है लेफ्ट साइड का। हाँ, तो इसमें 2 काम किया जा सकता है अनिल जी। एक तो कि उनको अनुलोम विलोम अधिक सेट करेगा इसमें जी। हाँ, दोनों पैराइटल लोब्स अपने फंक्शन करते हैं, राइट वाला लेफ्ट को कंट्रोल करता है, तो इस तरीके से अच्छा। और सोते समय ऊंचा तकिया न रखें, पिलो, वो भी इसमें डिस्टर्ब कर लगता है, पार्किंसन का कारण कभी न कभी बन जाता है। तो वो चूंकि अच्छा यहाँ पर रखने पर, इस मान लें कि ईश्वर ने बनाया है कि सीधा सपाट सोएंगे चित्त, तो गर्दन के पास थोड़ा सा खाली जगह मिल जा रहा है, ताकि एयर ही होना चाहिए। और तकिया रख लेने के बाद ब्लड सर्कुलेशन भी यहाँ रोक दे रहा है, देख रहे हैं ना उनमें, हाँ तो जी। सुन हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए रखें भी, तो जिससे ट्रेन में इधर मिलता है पतले पतले तकिया इधर मिलते हैं, तो उतना ही रखें कि माथा भी ना चुभे और अनइजी फील ना हो, बस। लेकिन जब करवट बदलते हो तो उधर उस साइड में रखा हुआ तो काम आ जाएगा, ताकि ये झूठ लटके मत। तो वहां पर, लेकिन जब सपाट सीधा सोया जा रहा है तो उस समय तकिया की जरूरत ना है, तो साइड में भी रखे रहे, कहीं जो अनइजी फील हुआ तो बगल में करवट लिए तो हुआ आ गए। जी तो ये बाबू। थोड़े से पोस्चर्स का भी ध्यान देंगे, और अनुलोम विलोम की प्रक्रिया प्राणायाम में, और थोड़ा सा स्टडी में मन लगावे वो। हाँ, ताकि दिमाग का ऑपरेट चलता रहे, एक्सरसाइज। ठीक है। तो बाबूजी, ये नौका आसन, भुजंग आसन, धनुरासन और शवासन, शलवासन, ये भी काम देंगे उनको? हाँ, आसन, सारे आसन काम दें। ओके। प्रज्ञा योग जरूर करवाएं, प्रज्ञा योग तो रखें ही, एक उसको आपने इंस्टीट्यूशनल रख लीजिए, प्रज्ञा योग को कॉमन फैक्टर है, और जी बाद में एक्सेसरी में अलग भी करवाएं। जी हाँ, जी। तो वो सब सारे काम आएंगे, वर्टिब्रल कॉलम वाला भी सारा काम आएगा एरिया, क्योंकि वहीं से निकलते हैं, तो उसमें भुजंगासन वगैरह सब काम आ जाएंगे, नौकासन वगैरह सब काम आएगा। तो आसन का काम ही होता है, सभी तरह के आसन इसमें काम आएंगे। ठीक है तो बाबूजी। हाँ, उनसे जो जो संभव है वैसा उनको कराओ, उनके बॉडी को देखते हुए, एज को देखते हुए, उनको आराम किस में मिल रहा है इसको देखते हुए अपने ढंग से निर्धारण करें। ठीक है बाबूजी, धन्यवाद बाबूजी। जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ, और भी चैटिंग में है क्या जी प्रश्न? बाबूजी। हाँ जी, हाँ जी।
महेश राठौर जी का प्रश्न है, गुरुजी प्रणाम, मेरा बालक है जो 14 वर्ष का है, जिसकी लंबाई 6 फीट है, डाइट अच्छी है परंतु कुछ खाता है तो शरीर को नहीं लगता है। तो उनको देखा जाए कि पहले डॉक्टर से भी सलाह ले लेना चाहिए कि उनकी पाचन क्षमता कैसी है, क्या है, कहाँ पर कमी है। आखिर बेचारे लोग MBBS किए रहते हैं, पढ़े रहते हैं, तो उनका उपयोग होना चाहिए ना कम से कम। तो पहले डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर से सलाह ले, फिजिशियन कोई अच्छे हैं तो देख करके बता देंगे कि लॉस ऑफ एपेटाइट कहाँ पर प्रॉब्लम है। और है कि प्रज्ञा योग यदि उन्हें कराया जाए तो शरीर में कहीं भी गड़बड़ी रहती है तो वो ठीक करता है। प्रज्ञा योग इतना शानदार है कि सारे एक तरीके से कहिए कि एक राजा कहिए, ये इतनी बढ़िया खोज दिया है आसनों का। तो अभी इसमें आ गया है, सारे हार्मोनल डिसऑर्डर है उसको भी ठीक कर डालता है, और जूस वाले चीज में पच जाएगा। हमको लगता है कि उनको जो वाटरी चीज है, जैसे मूंग के दाल में कैसे यहाँ पर कल का हार मिलता है, तो बोल के वजह साग सब्जियां या फ्रूट जूस वहां से शुरू किया जाए, फल से फिर साग सब्जी से। एक ही बार वैसा अनाज न दें जैसा कि वो नहीं पचा पाते हैं, तो धीरे धीरे पाचन क्षमता बढ़ेगी। और ये जो करने महाबंध की क्रिया करेंगे तो भी पाचन क्षमता बढ़ती है, उडियान बल से। शीर्षासन करने से भी भूख बढ़ता है और लगेगा कि पूरा का पूरा बढ़ जाएगी। महामुद्रा की क्रिया करेंगे तो भी तेजी से सारे रोग है, और पाचन क्षमता बहुत मजबूत हो जाएगी उसमें भी। और मजबूत भी हो जाए तो स्लोली जो भोजन पचा सकते हैं, हम प्रैक्टिकल करके देखते रहे कि कौन सा भोजन पच रहा है, कितना सॉफ्ट पच रहा है कि क्या पच रहा है। पचेगा, ऐसा नहीं है कि अब ये, और लंबाई अधिक है तो साफ है कि उनको चाहिए पोषण, उसी के अनुसार उनका थोड़ा सा वजन भी चाहिए, बॉडी भी लुक अच्छा दिखना चाहिए। ठीक है। हाँ, जी, और देखिए तो चैटिंग में सब खत्म है। हाँ, पुरुषोत्तम जी का प्रश्न था, क्या एनिमा लगातार लगाने से शरीर आदि तो नहीं होता? अब इसमें डॉक्टर प्रगति सक्सेना हाँ जी, सामने आए। उनका आंसर आया है कि लगातार नहीं करना, लगातार करने से बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। 7 डेज में या 15 दिन में लेना ठीक रहेगा नॉर्मली। जी, अगर देख। हाँ दीदी। जी दी बोलिए। जी, अगर आप एनिमा ले रहे हैं टॉक्सिन्स रिमूव करने की, जो हम टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए 7 डेज में, मतलब 7 दिनों में एक बार एनिमा लेना पर्याप्त है। वैसे तो हम, क्योंकि जो भी हम अपना रूटीन फॉलो करते हैं, पानी हम प्रॉपर पी रहे हैं पूरे दिन, तो उस ऊर्जापान कर रहे हैं रेगुलर, तो उससे भी हमारे टॉक्सिन्स हो जाते हैं रिमूव। लेकिन एनिमा जो है स्पेसिफिकली सफाई करता है हमारे पूरे रीजन की, तो उसके लिए हम 7 डेज में एक बार एनिमा लेंगे तो हमारे लिए पर्याप्त है। तो उससे ना वो हैबिट में आता है और ना कोई प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर इसके साथ अगर कोई बीमारी में अगर हम एनिमा यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम, तो एक टाइम पीरियड के लिए हम डेली भी लेते हैं। जैसे 7 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 5 डेज, ऐसे हम प्रॉपर इसका बना के ट्रीटमेंट तब दिया जाता है। लेकिन हम यहाँ पे जो टॉक्सिन्स की बात कर रहे हैं, उसमें हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार एनिमा ले सकते हैं, डेली नहीं लेते एनिमा। फिर क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाएगा, फिर आप अगर फ्रेश भी होना चाहेंगे तो भी आप ठीक से नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं आपको। तो एनिमा कभी भी लगातार ना लें लंबे टाइम तक। और इसमें पुरुषोत्तम जी, इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि एनिमा का इंटरवल थोड़ा सा लंबा बढ़े, कि वीकली या 15 दिन पर या मासिक हो। तो उसके लिए है कि गुनगुने पानी सिप सिप करके लिया जाए, और तब तक लें जब तक से ऑस्मोसिस प्रणाली, ऑस्मोसिस यानी लगे कि अब सारा बॉडी के भीतर में ऑब्जर्व कर गया, तो अपने आप फीलिंग होने लगता है कि पर्याप्त हो गया। तो उसके बाद घर के कुछ काम करें, तो थोड़ा सा कुछ काम करेंगे, झाड़ू बुहारी कुछ ये सब, तो थोड़ा सा हलचल होगा तो प्रेशर बनेगा, और यूरिनरी ब्लैडर में भी आकर के अब सब जमा हुआ रहेगा, पूरे बॉडी का टॉक्स निकला हुआ पानी। अब वहां पर फिर प्रेशर बनता है तो अपने आप हील हो जाए, क्योंकि जो पानी पिया जाएगा तो बॉडी सेल से हो करके, और जो हम लोग का इंटेस्टाइनल वाल है उसके उधर वाला, इनर वाले साइड से उधर से गीला करेगा,
तो जो चिपका हुआ है अन्न वगैरह वो सब छोड़ देगा और जिससे बाहर निकलेगा ही निकलेगा, तो फिर कभी एनीमिया की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये इस तरीके के सुबह वाला वो पानी बहुत ही काम का होता है पेट साफ करने का। हमको तो कभी पेट में कब्ज हुआ ही नहीं, जब से गुरु से जुड़े अब सिस्टम से कर रहे हैं, न कभी एनीमिया की जरूरत पड़ी। उसा पान कभी नहीं छोड़ते और सुबह का एक गुनगुना और भर पेट सिप सिप करके लिया जाए, फिर कुछ देर तक स्टडी करते हैं पढ़ते हैं, तो फिर जा करके बढ़िया माने इतना फर्स्ट क्लास का। और खाना भी चूंकि वो कब्ज टाइप का न लें, जैसे मैदा वाली चीजें लेंगे तो कब्ज करेगा, तो आपस में चिपक जाता है सब वो करके। तो कुछ वेजिटेबल्स जरूर ले अभी, ताकि वो बंधा हुआ शौच आएगा और लूज शौच आएगा। तो खाने में डाइट कैसा ले रहे हैं इस पर भी निर्भर करता है कि एनीमिया की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी उनको। तो चारों तरफ से ख्याल रखा जाए। एक चीज और थी इसमें बाबूजी, कि जो सुबह जैसे उषा पान करे ना, तो बहुत सारे लोगों को जैसे उषा पान करने के बाद भी फ्रेश नहीं होता, जिससे नहीं आता। तो इसके लिए कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम होते हैं योग में, जैसे कि टीटी के जैसे हम बोलते हैं ना, ताड़ासन, त्रियक ताड़ासन और कटी चक्रासन, ये 3 का है। और इसके साथ लेटने वाले कुछ 1-2 व्यायाम होते हैं लेफ्ट और राइट मूवमेंट वाले, जिसे हम अपने पैरों को अंदर करते हुए, पेट को दबाते हुए लेफ्ट और राइट ट्विस्ट करते हैं, झूलन लुढ़कासन बोलते हैं। 2-3 और सूक्ष्म व्यायाम है, इनका उपयोग हम करते हैं तो हम फ्रेश हमें होने की वो धीरे धीरे हैबिट आती जाती है और हम हो पाते हैं इजीली। तो हम ये वाले प्रयास कर सकते हैं, जिससे हमें कॉन्स्टिपेशन हमारा रिलीज होगा। जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है उनकी वो दूर होगी और हम फ्रेश हो पाएंगे, नेचुरली फ्रेश होने की प्रोसेस में आ पाएंगे। जी धन्यवाद जी। और अमन जी, क्लास का समय हो गया है, ओवर किया जा सकता है, और बाकी जो प्रश्न है ग्रुप में रिटर्न रखे जा सकते। जी प्रगति दीदी, तो शांति पाठ के साथ में इसको समाप्त करें। आइए शांति पाठ एक साथ, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा में, आंखें आहिस्ता से बंद। एक बार ओम ध्वनि का गहरा उच्चारण, ओम उच्चारण एंड देन शांति पाठ प्रारंभ करेंगे। गहरी लंबी सांस। शांति शांति शांति। अपनी दोनों हथेलियां अपनी आंखों पर रखते हुए धीरे धीरे मसाज दीजिए। फिर से हथेलियों को रब करते हुए, पांच को रब करते हुए अपनी आंखों पर आहिस्ता से रखिए। जी धन्यवाद दीदी, सभी को धन्यवाद जी। प्रणाम, समाप्त।